PIL मैन नाम से मशहूर हो गए हैं अश्विनी उपाध्याय जी। कितनी PILs अब तक आप दाखिल कर चुके हैं? अभी मेरी 250 के आसपास हो गई। आज की डेट में 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। ये फिगर कहाँ से आप? मैं आपको बता रहा हूँ। सोर्स क्या है इसका? सोर्स इसका सरकारी आंकड़े हैं। कौन सा सर? मीडिया की रिपोर्ट है। नहीं, कौन सा सर? NCRB का सर, ये बड़ा नंबर है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का पर धर्मांतरण। डे जुडिशियल सिस्टम सड़ चुका है पूरी तरीके से। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। हर जगह न्याय बिक रहा है। हमने न रामनीति लागू किया भारत में, न कृष्ण नीति लागू किया, न हमने शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई जहां संस्कार हो शिक्षा में, न हमने कानून ऐसा बनाया कि कानून का खौफ हो। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। हमारे देश में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाता है। दुर्भाग्यवश भारत आज तक स्वतंत्र हुआ ही नहीं है। सारी व्यवस्था गुलामी की चल रही है। ये जो अभी आपने बोला है ना, स्वतंत्र ही नहीं हुआ है। ये अभी लोग बोलेंगे कंगना रनौत के बाद अब दूसरा स्टेटमेंट जो वो अश्विनी उपाध्याय जी का आया है। मैं तो खुद कंगना रनौत ने बोला था कि आजादी 2014 के बाद में ये नहीं, मैं कह रहा हूँ आज भी नहीं हुआ है। आजादी नहीं, आज भी नहीं हुआ। भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड नाम का शब्द ही नहीं है, फिर भी वक्फ बोर्ड चल रहा है। भारत के मठ मंदिरों की सरकार 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठी हुई है 18 राज्यों में। वहीं चर्च और मस्जिद की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे किसी भी राज्य सरकार का कंट्रोल नहीं है। कि वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी है उसको गवर्न करता है। हिंदू बोर्ड तो बेचारा वहां पे केवल बड़े मुश्किल से साफ सफाई करवा के मंदिर चला रहा है, वहां का चढ़ावा तक नहीं ले पाता। तिरुपति वाला मंदिर इतना चढ़ावा आता, 1 रुपए नहीं मिलता, सारा चढ़ावा सरकार के पास जा रहा है। वहीं दूसरी वक्फ बोर्ड के पास जहां मजार है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी, जहां दरगाह है वो प्रॉपर्टी, जहां कब्रिस्तान है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी, जहां मदरसा खुला वो भी प्रॉपर्टी, और बाकी तो छोड़ो, औरंगजेब का गधा घोड़ा जहां घास खाता था वो भी वक्फ प्रॉपर्टी। जो बड़े इसके हिमायती बन रहे हैं इस कानून के, वो ये बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितना दान किया। कभी ओवैसी ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने इतनी एकड़ जमीन वक्फ किया था? कभी मदनी साहब ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया? जजेस के खिलाफ आप इतना खुलकर बोलते हैं और फिर मानिए उसके बाद जब अदालत में उनके सामने ही खड़े होना होता है तो वो उस समय किस तरह की क्वेश्चन होती है? जब हम सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तो जज साहब हमको देख के मुस्कुराते हैं, मैं जज साहब को देख के मुस्कुराता हूँ। मैं मुस्कुराता रहता हूँ कि हाँ कुछ बोल के आया हूँ इसके पहले बाहर, क्या पता हमारा वीडियो सुन लिया हो। साल 2013 में फिल्म आई थी जॉली LLB अरशद वारसी की। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने देखी भी होगी। और उसमें पब्लिक लिटिगेशन फाइल करके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल करके अरशद वारसी के किरदार के कंधों पर पूरी फिल्म ने एक सब्जेक्ट इस तरह से खींचा जिसमें कानून की कमियों से लेकर कैसे कानून के लिए लोग लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लोग लड़ रहे हैं, उसे एक फिल्म में दिखाया गया। लेकिन ये फिल्मी बात थी। असल जिंदगी में PIL मैन नाम से मशहूर हो गए हैं अश्विनी उपाध्याय जी। और आज इस बातचीत में अश्विनी जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो जॉली LLB फिल्म का उदाहरण दिया, लेकिन वो तो बात थी रियल लाइफ की। आपको तो रियल लाइफ में लोग PIL मैन कह रहे हैं। आपने इतनी पब्लिक लिटिगेशन PIL फाइल की हैं। मैं अभी आपसे जब बात कर रही थी तो आपसे ही जानकारी मिली कि करीब 50 PIL ऐसी है जिस पर कानून भी देश की सरकार ने बनाए हैं। हाँ, 50 उपलब्धि, अचीवमेंट फील होती है ये? अच्छा लगता है जब मैं प्रयास करता रहता हूँ और फिर एकाएक दिन सर पता चलता है कि सरकार इस पे बिल लेके आ रही है, कानून को बदलने जा रही है, तो लगता है हमारा जो प्रयास सफल हो गया। भारत सिंगापुर, भारत जापान, भारत चीन, या भारत जो भी जिसको आप डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, या अच्छा देश जिसको मानते हैं, या जहाँ लोग भारत के लोग पलायन करने जा रहे हैं, वहाँ उन देशों में और भारत में केवल इतना ही अंतर है कि हमारे नियम कानून गड़बड़ है। हॉस्पिटल अच्छा हो, डॉक्टर अच्छा हो, लेकिन दवाई अगर गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। मिस्त्री अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल गड़बड़ हो, घर सुरक्षित नहीं होता। खाना बनाना आपको बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपको आपका जो किचन का आइटम है, तेल मसाला वो गड़बड़ है तो आप अच्छा खाना नहीं बना सकती। ऐसे शासक बहुत अच्छा हो, लेकिन नियम कानून गड़बड़ हो, पुलिस व्यवस्था गड़बड़ हो, जुडिशियल सिस्टम गड़बड़ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गड़बड़ हो, तो फिर देश सुरक्षित नहीं होता। भारत के लोग दुबई पलायन कर रहे हैं, भारत के लोग सिंगापुर पलायन कर रहे हैं, भारत के लोग जापान पलायन कर रहे हैं, भारत के लोग अमेरिका पलायन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ के शासक बहुत अच्छे हैं, वहाँ के शासक नहीं अच्छे हैं, वहाँ कानून अच्छा है। खैर, ये तो अब आज की पूरी लंबी बातचीत में हमारा विषय रहेगा। लेकिन अश्विनी जी को बहुत से लोग तो वैसे भी जानते होंगे जिन्होंने अलग अलग टीवी चैनल्स में, डिबेट्स में, डिस्कशंस में आपके अलग अलग वक्तव्य देश के अलग अलग शहरों में सुने होंगे। लेकिन जिन विषयों पर आप PIL फाइल करते हैं वो ऐसे विषय हैं कि जिनके बारे में लोग बात करने से घबराते हैं, लेकिन जैसी उस पर PILs हुई या उस विषय पर बातचीत हुई तो वो हेडलाइंस बनी है,
उस पर फिर प्राइम टाइम के डिस्कशंस हुए हैं। जब कोर्ट में मामला पहुंचा तो शायद वहां से एक शुरुआत हुई, उस दिशा में मैं कह लूँ कानून बनाने के लिए जो एक माहौल चाहिए या जो एक विचार चाहिए, जो एक पब्लिक डिस्कोर्स चाहिए, उसकी शुरुआत हुई। लेकिन आप कैसे तय करते हैं किस विषय पर पीआईएल फाइल करनी है, या ये विषय कोर्ट में जाना चाहिए, या ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सब्जेक्ट है? आपको कहाँ से ये आइडिया क्लिक करता है? बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ और मैं मारुति में भी था, तो मैंने जापानियों के साथ बहुत काम किया। जापानीज क्या करते हैं, हर प्रॉब्लम में 5 बार वाई लगाते हैं, वाई, और 5वां जो वाई में जो उत्तर मिलता है उस पर वो सोल्यूशन करते हैं। जैसे मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हुआ, हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट होगा तुरंत लाके पैचिंग कर देंगे। हालांकि तुरंत नहीं करेंगे, बहुत दिन बाद करेंगे, जब 2-4 लोग मर जाएंगे तब पैचिंग करेंगे। जापान में रोड टूटी तो पहले शीट भरी जाएगी, रोड क्यों टूटी, उसका उत्तर आएगा बिल्डिंग में रोड का मटेरियल खराब था, कंस्ट्रक्शन गड़बड़ था, या तो लेबर क्वालिटी गड़बड़, जो भी गड़बड़ था वो क्यों हुआ, फिर कुछ उत्तर आएगा, वो क्यों हुआ, फिर कुछ उत्तर आएगा। लास्ट टाइम पता चला अच्छा करप्शन हो गया, करप्शन क्यों हो गया, क्योंकि इसके पहले करप्शन करने वालों को सजा नहीं मिली, तो ठीक है कानून बदल दो। तो जापान में हर चीज का परमानेंट सोल्यूशन किया जाता है। हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम तो भरी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समस्याओं से भरा हुआ है, अखबार समस्याओं से भरे हैं, समाधान तो किसी ने लिखता नहीं है, तो समस्या लिखी जाती है। तो जनरली मैं जो फ्रंट पेज पे खबरें निकलती हैं उसमें से कोई 1-2 खबर पकड़ता हूँ, उसमें 5 बार वाई लगाता हूँ, और चौथे 5वें वाई के बाद जो उत्तर मिलता है उसको लेके मैं कोर्ट जाता हूँ। जैसे भारत की 50% समस्या का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, अराजकता की समस्या, बढ़ते अपराध, पॉपुलेशन आ जाता है। ठीक है, तो मैं पॉपुलेशन को लेके गया। भारत की बहुत सारी समस्याओं का रूट का करप्शन है, तो मैं करप्शन को लेके गया। भारत की बहुत सारी समस्याओं का मूल कारण ये सड़ा हुआ पुलिस सिस्टम है। हमारे देश में 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है आज भी, मतलब 1861 वाला पुलिस एक्ट जो कानून है वो इंग्लैंड में नहीं चलता। इंग्लैंड वालों ने अपना कानून बदल लिया, हम 1861 वाला लेके बैठे हुए, मैकाले वाला लेके बैठे हुए। फिर मैं उसके खिलाफ गया। जुडिशियल सिस्टम सड़ चुका है पूरी तरीके से, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जौनपुर जिले में आज भी एक मुकदमा चल रहा है 40 साल से, जिसमें 400 तारीख मिल चुकी है, और अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे थे कि 2 अप्रैल को मरे थे, क्योंकि दोनों ने डेथ सर्टिफिकेट बनवा रखा है। किसका डेथ सर्टिफिकेट असली है ये डिसाइड ही नहीं हो पाया, किसकी वसीयत असली है 40 साल में डिसाइड नहीं हो पाया। और अभी मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहाँ है, उसके बाद अपील होगी एसओसी के यहाँ, उसके बाद अपील होगी डीडीसी के यहाँ, उसके बाद अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहाँ, उसके बाद अपील होगी हाई कोर्ट में, उसके बाद अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। दुर्भाग्यवश ऐसे विषय संसद में उठते नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उठते नहीं, दुर्भाग्यवश मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उठाती नहीं, अखबारों में उठते नहीं। अखबार में ये तो दिखते हैं 40 साल में 400 लिखा, लेकिन किसी के एक्सपर्ट ओपिनियन उसमें छापी नहीं जाती कि गड़बड़ क्या है, आत्महत्या लोग क्यों कर रहे हैं। आत्महत्या की घटना छपती है, आत्महत्या का रूट काज नहीं छपता। नहीं, इंडिया में तो हम लोग ये कहते हैं ना कि अदालत और अस्पताल ना जाना पड़े। बेसिक है कि बस कुछ भी हो जाए जीवन में, ना अदालत जाना पड़े ना अस्पताल जाना पड़े, मतलब इसको सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ सफरिंग माना जाता है। आप यहाँ से समझ अभी आप देखिए, अभी पिछले सप्ताह मथुरा की विद्या देवी मर गई। 30 साल से अपना जिंदा होने के लिए लड़ रही थी वो। उनके भाई नहीं थे विद्या देवी के, तो उनकी माँ ने 15 एकड़ जमीन विद्या को दान कर दिया। विद्या अपनी ससुराल में अलीगढ़ रहती थी। उसके गांव वालों ने विद्या को मरा हुआ दिखा के, जो जिंदा थी, और उसकी माँ जो मर गई थी उसको जिंदा दिखा के 15 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिया। और विद्या 96 से लड़ती लड़ती पिछले सप्ताह मर गई, लेकिन कागज में वो जिंदा नहीं हो पाई। ये सड़ा हुआ हमारे देश का सिस्टम है। लोग परेशान हैं, लोग थाने के भ्रष्टाचार से परेशान है, तहसील के भ्रष्टाचार से परेशान है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भ्रष्टाचार से परेशान है, हाई कोर्ट के भ्रष्टाचार से परेशान है। हर जगह न्याय बिक रहा है, इसमें चर्चा नहीं होती। इन्हीं विषयों के लेकर मैं जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सब परेशान है, गांधीवादी, समाजवादी, अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी, जितने वादी हैं सारे सड़े हुए कानून से परेशान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब सड़े हुए कानून से परेशान। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख सब सड़े हुए कानून से परेशान है, लेकिन उन पर चर्चा नहीं होती। इन्हीं विषयों को मैं लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ। नायक फिल्म में अनिल कपूर जिस अंदाज में एक दिन में देश बदलने चलते हैं, एक मैसेजिंग तो वो कर देते हैं उस फिल्म के जरिए, लेकिन आपके भीतर मैं वो एक एक्टिविज्म का भाव भी इस वक्त देख रही हूँ, जिसको
परेशानी डेफिनेटली होनी चाहिए, भ्रष्टाचार से क्यों नहीं होनी चाहिए परेशानी, कानून खराब है तो उससे भी परेशानी होनी चाहिए। पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट एक भयंकर विषय है जिस पर बात नहीं हो रही है, उसको लेकर भी वो नाराजगी मुझे आपके अंदर इन सभी विषयों को लेकर दिखाई दे रही है। लेकिन इसका रास्ता जो आपने खोजा है वो PIL है, तो आप पहले लॉयर है या एक्टिविस्ट है? व्हाट आर यू एग्जैक्टली देन? देखिए, मेरा मानना है कि जिन समस्याओं का मैं समाधान कर रहा हूं, इन समस्याओं का समाधान संसद में होना चाहिए। लेकिन मैं सांसद नहीं हूं। अगर मैं सांसद होता तो मैं इन सारी समस्याओं का 0 आवर में उठाता, क्वेश्चन आवर में उठाता, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करता। मैं सांसद नहीं हूं तो मेरे पास दूसरा रास्ता था कि मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचूं, और इसलिए मैंने अपना इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ के ये व्यवस्था अपनाई कि मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया। मैंने बहुत सारे सांसदों से हाथ जोड़ के बहुत सारे सवाल मैंने उठवाए 0 आवर क्वेश्चन आवर में। बहुत सारे मैंने प्राइवेट मेंबर बिल बना के दिए, जिसको कुछ माननीय सांसदों ने हमारा आग्रह स्वीकार किया, उसको संसद में पेश हुआ। चाहे जनसंख्या नियंत्रण का बिल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल है, वक्फ एक्ट का बिल है, ऐसे ये सारे जो बिल पेश हुए हैं वो मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। मैंने सम्मानीय सांसदों से आग्रह किया था, उन्होंने पेश किया। मीनाक्षी जी, हमारे जैसे शरीर का ना, एक होता है भौतिक विकास, एक होता है मानसिक विकास। व्यक्ति का भौतिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, हर तरीके का विकास हो, तब उसको अच्छा व्यक्ति कहते हैं। ऐसे देश का भी जब सारा विकास होता है, कंप्लीट विकास होता है, फिर उसको अच्छा देश कहते हैं। हमारे देश में क्या हुआ, जब से हम आजाद हुए, पूरा का पूरा फोकस किस पे रहा? भौतिक विकास पे। भौतिक विकास किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। ये सारे भौतिक विकास करने वाले मंत्रालय हैं। चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, ये सारे विकास करने के लिए 3 मंत्रालय हैं: शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कानून मंत्रालय। दुर्भाग्यवश हमने इन 3 मंत्रालयों में ढंग के या तो लोग नहीं रखे, ढंग के लोगों को कानून मंत्री नहीं बनाया, और बनाया तो उनको ठीक से काम नहीं करने दिया। तो ये हमेशा रहा, या क्योंकि होता क्या है कि लोग जब इस तरह से बात करते हैं, जब समस्याओं को गिराते हैं, तो कोई कहता है कि ये 70 साल की समस्या है, कोई कहता है 2014 से हुई है। आपकी नजर में देखिए, मैं आपको बताऊं, सीधी सी बात है, पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा नेता भारत में, सबसे ज्यादा अभिनेता भारत में, सबसे ज्यादा लेखक भारत में, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी भारत में, सबसे ज्यादा पत्रकार भारत में, सबसे ज्यादा कलमकार जनसंख्या ज्यादा है तो ठीक है, उस प्रोपोर्शन में यही ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा मौलवी भारत में, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत, सबसे ज्यादा सब कुछ यहीं पे है। और सबसे ज्यादा घूसखोरी भारत में, सबसे ज्यादा जमाखोरी भारत में। पूरी दुनिया में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला या कोई भी और घोटाला पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला जो भारत में हुआ, इस अमाउंट का घोटाला पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, इस अमाउंट का घोटाला पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। अगर आप घोटालों को अगर ऐड करें तो 500 साल में जितना मुगलों ने लूटा या 200 साल में जितना अंग्रेजों ने लूटा, उससे ज्यादा तो पिछले 75 साल में लूटा भारत। सिंगापुर में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? सिंगापुर में कोई जासूसी क्यों नहीं करता? सिंगापुर में कोई गद्दारी क्यों नहीं करता? सिंगापुर में रेलवे के ऊपर कोई पत्थर क्यों नहीं रखता? सिंगापुर में रेलवे का एक्सीडेंट कराने की कोशिश क्यों नहीं करता? सिंगापुर में इतनी घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी क्यों नहीं है? अरे बाकी तो छोड़ो, आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। संभल में हिंदू 10% है और दुबई में हिंदू 10%। दुबई वाले हिंदू भी होली मनाते हैं, संभल वाले हिंदू होली मनाते हैं। संभल में होली मनवाने के लिए पूरी फोर्स उतारनी पड़ती है। दुबई में कभी आपने देखा कि हिंदुओं को होली मनाने के लिए कभी फोर्स लगानी पड़ी हो? दुबई वाले भारत पलायन नहीं करते, भारत वाले दुबई क्यों पलायन करते हैं? दुबई सुरक्षित है। दुबई सुरक्षित क्यों है? क्योंकि दुबई ने या सिंगापुर ने या जापान ने राम का मंदिर भले नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने राम नीति लागू किया, और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत, जो रामायण में लिखा हुआ है। दुबई में, सिंगापुर में या अबू धाबी में या जापान में उन्होंने कृष्ण का मंदिर भले नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने कृष्ण नीति लागू किया। कृष्ण नीति क्या है? 60-60 समाचरित। हमने न राम नीति लागू किया भारत में, न कृष्ण नीति लागू किया, न हमने शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई जहां संस्कार हो शिक्षा में, न हमने कानून ऐसा बनाया कि कानून का खौफ हो। तो सब कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है।
झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठी पर आपने एफआईआर, मेरे सवाल का झूठी- जवाब नहीं दिया कि 70 साल से चल रहा है या 2014 से चल रहा है। नहीं नहीं, इसके कैलकुलेशन, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत दिनों से काम कर चुकी हैं, हम भी आपको कहीं आपके सही नहीं, हाँ आप तो discuss वसीले दी के सवाल तो आप डक कर जाएंगे, ये मुझे पता है, लेकिन ये क्योंकि देखिए जब बीजेपी के लोगों से बात होती है वो ये कहते हैं कि 70 साल के खड्डे हैं, अभी तो हम उनको भर रहे हैं, है ना। आपने देश में इतनी समस्याएं गिनाई, अब तो कम से कम ये कह सकते हैं ना 11 साल तो हो गए वर्तमान सरकार को। 11 साल का निजाम कैसा रहा, क्या बदला, जो समस्याएं आपने गिनाई कुछ हद तक कमी आई, चलिए मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ ओवरनाइट बदल जाएगा, लेकिन 11 साल में जो समस्याएं आपने गिनवाई, भ्रष्टाचार से लेकर देश में ये सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉब्लम है, कुछ पॉजिटिव साइड में बदला है या वैसा ही है जैसा पहले से चल रहा है? कुछ बदला है। अच्छा, वन नेशन वन लॉ की तरफ हम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एक देश एक विधान लागू करने की कोशिश हो रही है। आर्टिकल 35A खत्म हुआ, आर्टिकल 370 खत्म हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर चर्चा हो रही है। राम नीति और कृष्ण नीति लागू हुई है, कोई सवाल नहीं है। राम नीति और कृष्ण नीति लागू करने के लिए, राम मंदिर तो बन गया, पर राम नीति लागू हुई या नहीं हुई? राम नीति लागू करने के लिए आपको इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म देश करना तैयार है पड़ेगा, इसके लिए? जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा। मेरा मानना है एजुकेशन रिफॉर्म हुआ है, चल रहा है, काफी की चीजें एजुकेशन सिस्टम में लाई जा रही हैं, भारतीय शिक्षा को प्रमोट किया जा रहा है। स्पीड थोड़ी और अच्छी हो सकती थी मेरा मानना है, लेकिन ठीक है, चल रहा है, स्पीड चल रही है। जुडिशियल सिस्टम पे काम नहीं हुआ है दुर्भाग्यवश, पुलिस सिस्टम के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, थाना हमारा आज भी दलाली का अड्डा बना हुआ है, तहसील आज भी हमारा घूसखोरी का अड्डा बना हुआ है, आज भी चाहे वो मैं तो कहूंगी कि थाना तहसील तो छोड़िए, यहाँ तो जज के घर से जब जिस तरह से नोटों के बंडल मिले हैं, वो भी मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ कि ये खबर भी इसलिए सामने आ गई क्योंकि छप गई? आग अखबार में लग छप गई, अखबार में छप गई। नहीं आग लगी होती, वो कमरा नहीं आया होता सामने, भाई जज साहब तो नहीं थे ना घर में, उनका स्टाफ ही रहा होगा। आग लग गई, नोट के बंडल जल गए, जले हुए नोट की फोटो खिंच गई, फोटो अखबार में छप गई, क्या पता मैनेज हो जाती, नहीं भी आता सामने, ये भी पॉसिबिलिटी इसकी भी थी। एक हफ्ते तो मैनेज किया ही गया, एक हफ्ते मैनेज किया गया, चल, नहीं गलने के बाद, फोटो छपने के बाद भी मैनेज किया गया, हाँ। कि नहीं सबूत नहीं मिले, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो जज साहब के घर में जब इस तरह से ये मिल जाता है, उसके बाद भी ट्रांसफर हो जाता है कि ठीक है जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, फिर वहां पे बार एसोसिएशन विरोध कर देते हैं कि अपने यहाँ का कूड़ा हमारे यहाँ मत फेंकिए, बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में वहां के लॉयर्स ने ये बात की। अब सवाल ये है कि जब करप्शन की बात हो रही है, जहां से करप्शन पर बड़े फैसले होने हैं, जो न्यायमूर्ति, न्यायालय, इंसाफ का मंदिर जैसी बातें हम कहते हैं, आज एक आम आदमी ये भी सोच रहा है कि क्या मिलॉर्ड सब कानून से ऊपर है क्या, या विशेषाधिकार के दायरे में बच जाते हैं क्या, जहां पर मिसाल साबित होनी चाहिए वहां मिसाल साबित नहीं हो पाती है। देश का एक आम आदमी आज ये सोच रहा है। भाई इसी न्यूज रूम में डिस्कशन हो रहा था कि अगर किसी पर, इस दफ्तर के किसी आदमी पर करप्शन का आरोप लग जाए, घंटों के अंदर नौकरी से उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक बात है, आप अपने आप को साबित करिए कि आप इनोसेंट है, उन्हें साबित करना होगा इनोसेंट है। ठीक बात है। ये जो 14-15 मार्च को हुआ, इसको तो मैं ऐसे ही मानता हूं कि जैसे 25 जून को इमरजेंसी लगी थी और आज तक हम उसको काला दिवस मनाते हैं, लोकतंत्र के लिए काला दिवस कहते हैं, जो इमरजेंसी लगी 75। सर लेकिन ये तो बातें हैं, ये तो मैं इसको वैसे आम आदमी की नजर से मैं सारे बिंदु नहीं, नहीं, हम लोग कितनी निंदा करें, कितनी निंदा करें, पर जब तक कुछ बदलेगा नहीं तब तक क्या होगा? बदलाव तो तभी होगा ना जब कानून बदलेगा। मैं वही कोशिश करता हूँ, कानून तो बन रहे हैं, मतलब नियम कानून। सीजीआई साहब ने शायद जस्टिस वर्मा को पब्लिकली भी स्टेटमेंट कि उनका जो बयान रिकॉर्ड होगा उनको सार्वजनिक रूप से देने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से ये खबर भी आई थी। देखिए मीनाक्षी, पहली बात तो एक ये नोट दिख गई इसलिए हमको लग रहा है कि जस्टिस वर्मा भ्रष्ट है, केवल उनकी दिख गई, लेकिन ये आम बात है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, आम बात है, जज साहब बैठे रहते हैं, नीचे पेशकार वहीं पैसा ले लेके तारीख देता रहता है। आप तहसील में चली जाइए, एसडीएम ऊपर बैठे रहते हैं, नीचे पेशकार बैठ के वहीं पैसा ले लेके तारीख देता रहता है। आप तहसीलदार के ऑफिस में चले जाइए, तहसीलदार थोड़ा ऊपर उनकी कुर्सी होगी, नीचे पेशकार की कुर्सी होगी, वहीं बैठ के पैसा लेता, वहीं डेट देता रहता है। ये कड़वी सच्चाई है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं किया। अब भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है? भ्रष्टाचार खत्म होता है या तो शिक्षा में संस्कार हो, इतनी नैतिकता बचपन में प्राइमरी के एजुकेशन में कूट कूट के भर दिया जाए कि आदमी बाई डिफॉल्ट ईमानदार हो जाए। दूसरा, फिर कानून का खौफ हो। जैसे जापान में क्या ईमानदार क्यों है? क्योंकि शिक्षा में संस्कार भी है, कानून का खौफ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके एजुकेशन सिस्टम में बहुत वैल्यूज नहीं है, बहुत वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनका कानून इतना खौफनाक है कि डर के मारे के लोग भ्रष्टाचार नहीं करते। दुर्भाग्य हमारे देश में दोनों ही नहीं है। भाई भ्रष्टाचार आप जरा सोचिए, भारत में 80% लोग
पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। अपने ऑफिस में आप पता कर लेना, पर डे 100 रुपये ज़्यादा कौन खर्च करता है। ठीक है, आपके ऑफिस में तो मिडिल क्लास के लोग हैं। केवल 20% ऐसे लोग हैं, ये सरकारी आंकड़ा आपको बता रहा हूं, जो पर डे 100 रुपये से ज्यादा खर्च करते हैं। तो जब 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं तो उनको 100 रुपये से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। जो 20% लोग 100 रुपये से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। तो 100 रुपये से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं है। 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाए, मैं कह रहा हूं 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। ये पूरी दुनिया का सिस्टम है। करेंसी की साइज तो नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो सर बड़ा नोट बनना नहीं क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूँ जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा काला धन होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा अपने अराजकता होती है। जितने भी अवैध काम होते हैं वो कैश में होते हैं, कभी ऑनलाइन नहीं होते। घूसखोरी कैश में, जमाखोरी कैश में, मिलावटखोरी कैश में, नशा तस्करी कैश में। सरकार 2000 का नोट रिलीज करने से पहले आपसे थोड़ा सा सलाह मशवरा नहीं, हमने तो 2000 के नोट को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। हमने तो कोर्ट में चैलेंज किया था, बंद हो गया। मेरा मानना है कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होनी चाहिए। कैश लेन देन की सीमा 5000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार को बलात्कार की तरह से जघन्य अपराध घोषित करना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि एक बार रेप की घटना तो अनप्लान्ड हो सकती है, लेकिन करप्शन कभी अनप्लान्ड नहीं। वो तो सोचा समझा एक्ट है। तो जो सोचा समझा एक्ट है उसमें 3 साल की सजा, क्या मतलब है? आप भ्रष्टाचारियों को ये कम से कम नागरिकता खत्म करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान करना चाहिए। और सजा होगी तभी जब आपके पास झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा। जब आप झूठी गवाही को गंभीर, केस लंबा चलता क्यों है? क्योंकि लोग झूठे गवाह खड़े करते रहते हैं। झूठे गवाह क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि झूठी गवाही देना अपराध ही नहीं। हमारे देश में, और मैं जापान सिंगापुर का डिफरेंस बताता हूं, हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। हमारे देश में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाता है। झूठी खबर लिखना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। झूठा वीडियो बना देना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। झूठे आरोप लगा देना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। झूठे वादे कर देना खटाखट फटाफट, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलने पे 7 से 14 साल सजा मिलती है। सिंगापुर में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा मिलती है। वहां तो भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं करता, पिता अपने पुत्र के लिए झूठी गवाही नहीं करता, पत्नी अपने पति के लिए झूठी गवाही नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक आदमी तो क्राइम किया ही किया, वो झूठ बोल के खामखा वो भी अपराधी बन जाएगी। हमारे देश में आप कैसा भी क्राइम करके आओ, आपके पास गवाह नहीं है, कोई बात नहीं, वहीं कोर्ट में वकील आपको फटाफट वहीं तैयार कर देगा। ऐसा अपराध है तो 10,000 में गवाह मिल जाएगा, रेप मर्डर है तो 20-30 हजार में गवाह मिल जाएगा। सारे गवाह वहीं बैठे हुए हैं, कोर्ट में बैठे हुए हैं, वकील वहीं गवाह उपलब्ध करा देते हैं। क्यों करा दे रहे हैं? क्योंकि झूठी गवाही देना अपराध है नहीं, और झूठी गवाही देने पे एक गवाही देने 50,000 रुपए मिल जाता है। कानून बदलना पड़ेगा आपको। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। और झूठी गवाही, झूठा हलफनामा, झूठा एफिडेविट, झूठा आधार बनवाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा एज सर्टिफिकेट बनवाना, झूठी वसीयत बनवाना, झूठी विरासत बनवाना, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने और झूठे डॉक्यूमेंट बनवाने को, इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। समाधान वही हो गया, कानून बदलना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद यही जो एक तकलीफ है या इन विषयों को लेकर जो एक गुस्सा है वही आपकी PIL में कन्वर्ट होता है। हाँ। कितनी PILs अब तक आप दाखिल कर चुके हैं? अभी मेरी 250 के आसपास हो गई है। 250 200 तक मैंने गिना था, उसके बाद गिनना छोड़ दिया उसके बाद गिनना छोड़ दिया। सबसे पहली PIL आपने किस साल में दाखिल की थी? सबसे पहली तो मैंने 2002 में किया था। 2002 में तो मैं किया। और मेरे ख्याल से इसमें से जो बड़े बड़े विषय हैं उसमें ट्रिपल तलाक हो गया, UCC हो गया। मैंने आर्टिकल 35 में चैलेंज किया, आर्टिकल 370 चैलेंज किया, मैंने ट्रिपल तलाक चैलेंज किया, मैंने तलाक हसन चैलेंज किया, तलाक हसन चैलेंज किया, तलाक बाइन चैलेंज किया, तलाक किनाया चैलेंज किया, मुताह चैलेंज किया हुआ है, मिस्यार चैलेंज किया है। इसके अलावा मैंने पॉलीगैमी चैलेंज किया हुआ है, मैंने बहुविवाह बाल विवाह चैलेंज किया हुआ है। मैंने बहुत सारे ऐसे विषय चैलेंज किए जो ना पब्लिक डोमेन में नहीं थे। उदाहरण के लिए पहले लोगों को पता ही नहीं था कि भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल भी चल रही है एक कम्युनिटी के लिए। जब मैंने PIL फाइल किया तब सरकार को नोटिस हुआ, फिर सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई। जया जेटली कमेटी ने बोला कि हाँ ये तो गड़बड़ चल रहा है, एक कम्युनिटी की शादी की उम्र 9 साल है। तो फिर उसके ऊपर कानून आया। आर्टिकल 370 के बारे में लोग सब जानते थे, आर्टिकल 35 के बारे में लोग नहीं जानते थे, उसको चैलेंज किया। वो लोग वक्फ के बारे में बिल्कुल नहीं उनको पता थी कि वक्फ है क्या, वक्फ बोर्ड क्या है, कितनी ज़मीन इसके पास है, कैसे करता है, वो नहीं पता था।
हमने उसको चैलेंज किया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में लोगों को नहीं पता था, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमने जब पीएल फाइल किया, फिर आप लोगों ने डिबेट किया तो लोगों को पता चला। हम तो केवल पीएल फाइल कर देते हैं, अल्टीमेटली जनता तक आप लोग पहुंचाती हैं, आप लोग मीडिया पहुंचाता है। मैंने माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज किया कि माइनॉरिटी कमीशन जो चल रहा है ये गड़बड़ है। फिर एक FCRA कानून बना था अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, हमने उसको चैलेंज किया, तो फिर FCRA में बदलाव हुआ, सरकार ने बदलाव किया है। ऐसे लगभग 50 कानून ऐसे हैं जिन पे हमने PIL किया, उसके बाद सरकार ने उसको संज्ञान लिया और उस पर कानून में बदलाव किया है। बहुत से लोग जो आपके विरोधी हैं वो आप पर ये आरोप लगाते हैं कि कानून के आवरण में आप एक्टिविज्म कर रहे हैं और उस एक्टिविज्म के भी आवरण में विचारधारा है संघ की और बीजेपी की, जिसको आप अदालत की दहलीज पर लेकर जाते हैं। वहां पर जब विषय उठता है तो उसका बेनिफिट फिर डिबेट, डिस्कशन और चर्चा के रूप में बीजेपी को, राइट विंग को मिलता है। मेरे आदर्श हैं बाबा साहब अम्बेडकर और दीनदयाल उपाध्याय। अब दीनदयाल जी संघ से जुड़े हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मैं भी संघ के करीब हूँ या संघ से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरे दो लोग आदर्श हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और दीनदयाल जी। मैं उनको पढ़ता हूँ, उनसे सीखता हूँ। ऐसे मैं बहुत लोगों को पढ़ता हूँ, लेकिन ये दो लोग हमारे आइडियल हैं। जहाँ तक रही बात कि हमारी PIL केवल बीजेपी को फ़ायदा करती है, तो मेरी बहुत सारी PIL में बीजेपी बहुत लोग नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए, पहले भारत में मुकदमा चलता रहता था सबके लिए। मैंने PIL फाइल किया कि भाई सांसदों विधायकों के लिए स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि इनको जब हर जगह VIP व्यवस्था है तो फिर कोर्ट में VIP व्यवस्था होनी चाहिए। इनका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए। अभी जनता के लिए ऐसा आदेश हो जाए, जनता तो खुश हो जाएगी, लेकिन सांसद विधायक नाराज हो गए हमसे, हमारा मुकदमा 1 साल के अंदर क्यों डिसाइड होना चाहिए। तो मेरी PIL का विरोध करने लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए, बोले नहीं साहब, कॉमन मैन का जैसे चलता रहता है ऐसे हमें VIP व्यवस्था नहीं चाहिए। और उस फैसले के बाद लगभग कौन से फोन कॉल आए थे आप और कुछ बता दीजिए, 2-4 आवाज खुलकर बात हो रही है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अभी तक फिर जस्टिस गगोई साहब उस समय CJI थे, उन्होंने ऑर्डर कर दिया पूरे देश भर में MLA MP कोर्ट बनेगी और MLA MP का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होगा। उसके बाद फिर जब ऑर्डर हो गया सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर मुकदमा इनके फटाफट सुनने हुए। जैसे आजम खां का मुकदमा 25 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया मेरी PIL पे, भाई साल भर के अंदर डिसाइड करो, तो डिसाइड करना पड़ा। अतीक अहमद, अशरफ अहमद, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, ऐसे देश भर के जितने माफिया डॉन थे, इनका मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा था। उनमें बहुत सारे लोगों को सजा हुई। लेकिन अगर आप जो 500 लोगों को कुल मिला के सजा हुई पिछले 7-8 साल में, 2000 मेरी 16 की PIL थी, तो लगभग 9 साल हो गया। उसमें सबसे ज्यादा जो सजा हुई है वो बीजेपी के सांसदों विधायकों को ही है। सबसे ज्यादा जो सजा हुई है, चाहे वो भूतपूर्व थे जैसे थे। कुछ नाम तो और हमारे दर्शकों के लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी ना। नहीं, कुछ तो अच्छा, पुराने पन्ने खोल रहे हैं तो ठीक है, उसमें से आ जाए कुछ। 2019 में 2 लोगों को टिकट मिल गया, माहौल भी अच्छा था 2019 वाला, और टिकट भी उन्होंने व्यवस्था कर लिया अपनी। उसके बाद उन्होंने अपने जब नॉमिनेशन फाइल करना होगा तो वो एडवोकेट, उनको नहीं पता था कि MLA MP कोर्ट बन चुकी है, और MLA MP कोर्ट 17 बन गई थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि बन चुकी है। तो जब नॉमिनेशन फाइल करना था तो उनके एडवोकेट ने बताया कि साहब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है और 1 साल के अंदर सारे मुकदमों का फैसला करना पड़ेगा, और आपके खिलाफ तो एक के खिलाफ लगभग 35 केस थे, एक के खिलाफ 42 केस थे। साहब ऐसा है, अगर आप माहौल अच्छा है और आप सांसद बन जाओगे तो आपका मुकदमा MLA MP कोर्ट में चला जाएगा, और इसमें से कम 10 केस तो ऐसे हैं जिसमें आपको सजा हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं ठीक ठाक जिंदगी चलती रहे, तो बेटर है अपना टिकट वापस कर दो। तो उन्होंने मिला हुआ टिकट वापस कर दिया, बोले हम सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, हम सांसद नहीं बनेंगे। तो उस हमारे MLA MP कोर्ट की PIL का एक डिटरेंट का उसने काम किया। अब आप देख लीजिए 2019 के बाद जो बड़े माफिया अब पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो नॉर्मल माफिया बने रहेंगे तो उनका केस चलेगा 20-30 साल। अगर वो जीत गए तो 1 साल में उनका केस डिसाइड हो जाएगा। 1 साल में केस डिसाइड हो जाएगा तो सजा 2-4 में सजा हो ही जाएगी। तो अब माफियाओं ने आना बंद कर दिया, तो उससे हमसे सब लोग दुखी हैं। ऐसे मेरे बहुत केस हैं। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होना चाहिए, मेरी PIL है, तो स्वाभाविक सी बात है, उससे कोई खुश नहीं होगा। इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, मेरी PIL है। मेरी एक PIL है कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में चार्जेस फ्रेम हो जाए, उनके चुनाव लड़ने पर बैन होना चाहिए। तो उससे तो कोई भी पार्टी खुश नहीं हो सकती, कोई भी नेता, मतलब कोई भी नेता से मतलब जो लोग ऐसे हैं वो खुश नहीं होंगे।
एक मेरी पीआईएल है कि जो आदमी सजा याफ्ता है उसके पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। तो उससे बहुत लोग दुख। थ्रेट्स वगैरह मिलते हैं, धमकियां मिलती हैं? हाँ, धमकी मिलती है, इसलिए थोड़ी सिक्योरिटी मिली हुई। धमकी मिलती है, धमकी मिलती रहती है। फोन कॉल्स पर? फोन कॉल्स पे मेरी कन्वर्जन की पीआईएल है, उसके बाद मेरे को थ्रेट्स मिली। मेरी एक कन्वर्जन की पीआईएल चल रही है, और कन्वर्जन की पीआईएल भी मैंने कैसे किया, एक लावण्या नाम की लड़की ने सुसाइड किया था तमिलनाडु में, 11वीं-12वीं में पढ़ती थी वो। उसके बाद मैंने वो पीआईएल फाइल किया था, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और भारत में धर्मांतरण के खिलाफ केंद्रीय कानून होना चाहिए, सेंटर में कानून होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी क्या स्टेटस उस पीआईएल का? 16 को लगी हुई है, इसी 16 तारीख को लगी है। 16 तारीख को वक्फ एक्ट भी लगा हुआ है और 16 तारीख को मेरी धर्मांतरण वाली पीआईएल भी लगी, तो 16 तारीख को सुनवाई है। भारत में मुगल आए थे सत्ता के लिए नहीं, भारत में मुगल आए थे यहाँ पे केवल और केवल धर्मांतरण कराने, इस्लाम को फैलाने आए थे। सत्ता उनके लिए साधन था, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में होती है तो धर्मांतरण कराना आसान होता है। एक जो झूठा में एक झूठ पद सिखाया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी, नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक रास्ता तैयार करने आई थी, और जो ब्रिटिश आए थे वो भी कन्वर्जन कराने आए थे, वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। मुगल आए थे यहाँ पे इस्लाम को फैलाने, ब्रिटिश आए थे यहाँ क्रिश्चियनिटी को फैलाने। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून भी है, उसका नाम एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने कहीं धर्मांतरण को उसमें शामिल नहीं किया, इसलिए पुलिस कभी भी एनएसए लगाती नहीं। धर्मांतरण हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। देखिए, ये है ना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो उससे निपटने के लिए कानून है। लेकिन इस कानून में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है ये लिखा ही नहीं है, तो पुलिस धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगाती नहीं है। यह है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। अब आप मुझे बताइए, धर्मांतरण, साम दाम दंड भेद, धोखा देके, लालच देके धर्मांतरण कराना अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? है। लेकिन इस अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट में धर्मांतरण को शामिल ही नहीं किया, तो पुलिस लगाती नहीं इसको। ऐसे ही जो नया वाला बीएनएस है उसमें वेजिंग वॉर की एक धारा है। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है, लेकिन वेजिंग वॉर लगता नहीं, क्योंकि हमने वेजिंग वॉर में धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। मेरा मानना है 1 महीने के अंदर भारत से धर्मांतरण रुक सकता है, और आज की डेट में 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, और कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। आपके उत्तराखंड में धर्मांतरण हो रहा है, आपको उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। XYZ शासन किसी का हो, धर्मांतरण हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, चाहे बीजेपी का शासन हो, चाहे डीएमके का शासन हो, चाहे वो किसी XYZ पार्टी का शासन हो, हर जगह धर्मांतरण हो रहा है। और प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 हजार हिंदुओं का धर्मांतरण। ये फिगर कहां से आपके? मैं आपको बता रहा हूं, सोर्स क्या है इसका? सोर्स इसका सरकारी आंकड़े हैं, कौन सा सरकार? मीडिया की रिपोर्ट है। नहीं, कौन सा सरकार? एनसीआरबी का। सर ये बड़ा नंबर है, 10,000 नंबर आपने प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण पर डे। पंजाब में अभी अगली जब जनगणना आएगी ना, तो पता चलेगा कि 25% पंजाब कन्वर्ट हो चुका है। 25%। सर 10,000 अगर एक दिन में धर्मांतरण हो रहा है हिंदुओं का, हाँ, तो 30 दिन में कितना हो गया? 3 लाख हो गया। 3 लाख हो गया, ठीक है, 3 लाख। हाँ। एक साल में कितना हो गया? 36 लाख। 36 लाख हो हाँ, गया। हो रहा है, इतना हो रहा है। 36 लाख हिंदुओं का। Yes, इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर गवर्नमेंट, इट इज नॉट पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। आई डोंट बिलीव ऑन दिस डेटा, बट आप कहां से कोट कर? आप या तो मुझे आप सोर्स कोड करिए, किसका सोर्स क्या है? सुनिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करते हैं तो आपको एफिडेविट तो देना पड़ता है, और मेरी इस पीआईएल पे देश की सभी राज्य सरकारों को नोटिस हो रखा है, केंद्र सरकार को नोटिस। ये जो आपने 10,000 का डेटा दिया है आपकी पीआईएल में लिखा ये मेरी पीआईएल में लिखा हुआ है। मैंने उसमें अरुण शौरी की किताब को कोट किया है, मैंने उसमें गोवा के 2-3 किताबों को कोट किया है, मैंने सीताराम गोयल की किताब को कोट किया है, मैंने उसमें एनसीआरबी के डेटा को कोट किया है। बट पार्डन मी इफ आई एम नॉट नोइंग इट, बट अगर 36 लाख लोगों का कन्वर्जन एक साल में हो रहा है, तो उसके हिसाब से मतलब फिर जो देश की आबादी है उसमें जिस हिसाब का परिवर्तन आएगा, आप लगाइए 5 साल का कितना निकलेगा? कितना परिवर्तन आ गया बता देता हूँ आपको, बताइए। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, यानी 25% जिलों में हिंदू खत्म हो गए। 6,000 तहसील है, उसमें से 1,500 तहसील में हिंदू खत्म हो गए, यानी 25% तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। तो जहाँ वो हिंदू खत्म हो रहे हैं, हमें क्यों नहीं दिख रहे हो? अरे अब आप दिल्ली में हैं इसलिए थोड़ी दिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। नहीं सर, हम ट्रैवल करते हैं, सब जगह जाते हैं, कहाँ भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं,
भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं और 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे आपका उत्तराखंड का बॉर्डर हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, चाहे आपके झारखंड का बॉर्डर हो, चाहे आपके असम का बॉर्डर हो, चाहे आपके बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे आपके गुजरात का बॉर्डर हो, चाहे आपका राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे पंजाब के, जितने भी बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें, 300 की 300 तहसीलों नहीं, बॉर्डर एरियाज की बात मैं आपकी मान सकती हूँ कि वहां पर वो परिवर्तन की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये कहना कि 10,000 पर दिन का कन्वर्जन का डेटा है, दिस इज अनबिलीवेबल। आपको आंकड़ा कैसे लग रहा है? फिर मैं आपको और थोड़ा चौंका देता हूँ। प्रतिदिन लगभग 1000 लड़कियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही है पर डे। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने 2-3 बार पूछा, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ गए थे जब मैंने पीआईएल फाइल किया था। वो आंकड़ा आज भी है। केंद्र सरकार और देश की सभी राज्य सरकारों को नोटिस हो रखा है उस मेरी पीआईएल पे। मेरी पीआईएल आज भी पेंडिंग है। अब तो वो आंकड़ा लगभग 6 करोड़ हो चुका है। 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं आज की डेट में। दुनिया में इतने बच्चे कहीं पैदा ही नहीं होते। चीन में पैदा होते हैं 45,000 बच्चे पर डे, जबकि चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, और हमारे देश में पैदा होते हैं 90,000 बच्चे। अच्छा, लोग मानते नहीं है, अरे नहीं नहीं यार 15-16 बच्चे। तो कई बार खबर आ जाती है। अभी पिछले हफ्ते हापुड़ की गुड़िया ने, 42 साल की गुड़िया ने 17वें बच्चे को 14वें बच्चों को या 17वें बच्चे को जन्म दिया है। वो नानी भी बन गई है गुड़िया, वो दादी भी बन गई है, और वो माँ भी बन रही है। मतलब बच्चे भी बच्चा पैदा कर रहे हैं, बेटी भी बच्चा पैदा कर रही है, खुद भी बच्चा पैदा कर रही है। ये कड़वी सच्चाई है। आपको चलिए मैं दिल्ली में ही दिखाता हूँ, आप सीलमपुरी एरिया में चलिए, मैं 22-22, 24-24 बच्चों वाला परिवार दिखाता हूँ। आपको मैं नोएडा में दिखा देता हूँ, गाजियाबाद में आपको दिखाता हूँ। नहीं, ये कैसे सोचा है? पर इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं क्या? इसको हम जनरलाइज, ये कुछ इंसिडेंट्स होंगे, कुछ में मतलब मैं कह लूं चलो हजारों की संख्या में होंगे, लेकिन इसको हम पूरे देश के हिसाब से कैसे मान सकते हैं कि 125 करोड़ की आबादी का जो देश है उसको ये जनरलाइज 150 करोड़ की आबादी के देश में इसको हम जनरलाइज डेटा तो नहीं मान सकते ना, जनरलाइज केस तो नहीं मान सकते। हम थोड़ी कर रहे हैं सब 90 कि सब लोग 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपके ऑफिस में शायद 2 से ज्यादा वाला कोई नहीं होगा, लेकिन मैं आपको 22, 24, 26 बच्चे वाले परिवार दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं इस पे काम करता हूँ। कभी आपको इंटरव्यू करना हो तो आपको चलो मैं आपको गाजियाबाद में दिखवा दूंगा, डासना यहीं गाजियाबाद में दिखवा दूंगा, नोएडा दिखवा दूंगा, दिल्ली एनसीआर में आप कह देना, मैं आपको 100-150 परिवार मिलवा दूंगा जिसके 20 से 30 बच्चे हो रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। और गरीबी का मूल कारण यही है। हमारे देश में गरीबी पे चर्चा हो रही है, लेकिन गरीबी के मूल कारण पे नहीं। देखिए अश्विनी, क्या है ना, इसमें जब इन विषयों पर हम बात करेंगे, इसका एक सोशल फैब्रिक भी है, फिर इसका एक कानूनी पहलू भी है, फिर इसका एक ये भी है कि भाई आप सोचते क्या हैं, आपकी परवरिश कैसी है, वो मतलब उसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं। एक सामाजिक विषय भी है, कानूनी विषय भी है, इसको हम कई दायरों में डाल सकते हैं। लेकिन जिन जिन पॉइंट्स का भी आपने जिक्र किया अभी पिछले 10 मिनट में जो बातें आई, उसे लेकर आपके विरोधी लगातार ये कहते हैं, मैं काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट्स भी लेकर बैठी हूँ जिसमें वो कहते हैं कि आप माइनॉरिटीज़ को टारगेट करते हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ आप काम करते हैं, जो इन अ वे नैरेटिव तैयार करता है सरकार के लिए। ये एलिगेशन आपकी पीआईएल पर और आपके कानूनी काम पर खड़ा होता है नहीं कि नैरेटिव बिल्डिंग करता है वो एक तरह। मैं आपको दूसरा उसका पहलू बताता हूँ कि मतलब ट्रिपल तलाक को लेकर अगर आपने पीआईएल लगा दी, अब आपने पीआईएल लगाई है तो वो खबर आ जाएगी, खबर आएगी तो फिर उस पर बातचीत होगी, फिर बातचीत होगी तो वो सोशल मीडिया पर एक मतलब वो एक पूरा लूप शुरू हो जाता है चर्चा का, डिस्कशन का। अच्छा, और वो माहौल तैयार करता है कानून बनाने से पहले का ये एलिगेशन। और मैं ये कह रही हूँ कि आप उसमें एक इकाई हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली एंटायरली यू, लेकिन ये नैरेटिव बिल्डिंग इस तरह से देखिए, ये है मेरे हाथ में मैरिज एंड डाइवोर्स लॉ। ये इसमें 20 कानून बने हुए हैं, ठीक है। तो भारत में इस समय 30 कानून चल रहे हैं, 20 इसमें छपे हैं, 10 कानून और भी हैं शादी विवाह के लिए। सब कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। मैं पीआईएल पे लड़ी रहा हूँ, कोर्ट में लड़ी रहा हूँ। आप जानती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को एक रत्ती भर फायदा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए, हिंदुओं को कोई फायदा ही नहीं है। हिंदू जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, यूसीसी आए। यूसीसी का सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम बेटियों को है, लड़कों को नहीं, याद रखिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर हम मेल फीमेल में कैटेगराइज करें तो मेल को कोई फायदा नहीं है, फीमेल को फायदा है। लेकिन फीमेल में भी, लड़कियों में, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं फायदा, इसको आप सोचिए। क्रिश्चियन वाला जो कानून चल रहा है वो 1872 वाला चल रहा है, जब न ये संविधान लागू था और न तो संसद बनी हुई थी, न कोई डिस्कशन हुआ था, ठीक है। पारसियों का जो कानून चल रहा है 1936 का चल रहा है। उस समय न संविधान लागू था, न कोई संसद बनी हुई थी, अंग्रेजों को जो मन किया उन्होंने बना दिया। शरीयत एक्ट जो मुस्लिम्स पे लागू हो रहा है 1937 का चल रहा है।
तो उस समय कानून कैसे बना? अंग्रेजों को कानून बनाना था, उन्होंने यहाँ के पादरियों को बुलाया। पादरी सारे मेल होते हैं, फीमेल तो होती नहीं। पादरियों को बुला, भाई क्या क्या कानून बनाना है? बोले जी साहब ये सेक्शन डाल दो। उन्होंने डाल दिया। महिलाओं से कोई कंसल्ट नहीं किया। इसलिए जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है एक तरफा है, पुरुषों के पक्ष में। पारसी मैरिज एक्ट जेंट्स को बुलाया, कानून बना दिया, तो वो भी एक तरफा है, जेंट्स के पक्ष में है। शरीयत एक्ट मौलवियों को बुलाया, मौलवी में सारे पुरुष होते हैं, महिला तो होती नहीं है, वो भी एक तरफा है। हिंदू मैरिज एक्ट बना 1955 में, संविधान लागू हो चुका था, पार्लियामेंट बन चुकी थी, पूरी डिबेट हुई। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट लगभग आप ये कह सकती हैं कि 90% जेंडर न्यूट्रल रहा। उसमें महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया, माता पिता के अधिकारों में भेदभाव नहीं किया, भाई बहन के अधिकारों में भेदभाव नहीं किया, पति पत्नी के अधिकारों में भेदभाव नहीं किया। और जो थोड़ा बहुत भेदभाव किया भी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग अपने फैसलों से पाट दिया। तो अब जो हिंदू मैरिज एक्ट है अपने आप में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो चुका है, इक्वल राइट दे रहा है। नुकसान किसको है? जिसके लिए अंग्रेजों वाला कानून चल रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो क्या हो जाएगा? शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले 18 और 21 तय हो चुका है। गड़बड़ कहाँ है? मुस्लिम्स की शादी की उम्र 9 साल चल रही है। जो पर्सनल लॉ के हिसाब से पीरियड आ जाए या 9 साल पूरा हो जाए, जो पहले आ जाए वो शादी की उम्र है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, शादी विवाह की उम्र समान होगी, तो फायदा क्या हुआ? मुस्लिम बेटियों को होगा, कम से कम वो भी कम से कम 12वीं तक पढ़ लेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा। अब ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स में हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो फिक्स है भैया, आपके ये ग्राउंड है, आपको फैमिली कोर्ट में जाना है, रिटर्न में काम होना है, मौखिक में कुछ हो ही नहीं सकता। 3 तलाक भले खत्म हो गया, तलाके हसन आज भी चल रहा है, तलाके हसन आज भी चल रहा है, तलाके बाइन आज भी चल रहा है, तलाके किनाया आज भी चल रहा है, और वो केस में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ। जो तलाके बाइन वाला केस है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। कर्नाटक में कलबुर्गी की डॉक्टर सईदा अमरीन है, MBBS MS गाइनोलॉजिस्ट, उसके हस्बैंड MBBS MD फिजिशियन। उन्होंने उसको बोला जाओ तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया। जब 3 तलाक बंद हो गया तो तलाक तलाक बोलने के बजाय नया फार्मूला निकाल दिया, आज़ाद किया, आज़ाद किया, आज़ाद किया। और वो क्या, वो गई बेचारी काजी के पास, बोले जी हमको तो आज़ाद 3 बार बोल दिया आज़ाद। बोले हाँ तलाक़े बाई नहीं है। ये नया चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये खत्म हो जाएगा, सब कुछ रिटर्न में होगा। तो वो सारे अधिकार जो हिंदू बहन बेटियों को मिले हैं वो जैन जो बाकी बहन बेटियों को इक्वल हो जाएंगे। तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को ज़्यादा हुआ, क्रिश्चियन बेटियों को थोड़ा उससे कम हुआ, पारसी बेटियों को थोड़ा उससे कम हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, मेंटेनेंस का फार्मूला सबके लिए कॉमन हो जाएगा। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले मेंटेनेंस का फार्मूला बना हुआ है। मेंटेनेंस कहाँ नहीं है? मेंटेनेंस का सिस्टम मुस्लिम्स में नहीं है, इनको भी मिलेगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले लागू है। यहाँ तो पॉलीगैमी पहले से 7 साल का अपराध है। फिर कहाँ रिफॉर्म कहाँ आएगा? मुस्लिम बेटियों को फायदा होगा। माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा, अभी मुस्लिम बेटियों को नहीं है। पति पत्नी के अधिकारों में जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले खत्म हो चुके हैं। फायदा क्या होगा? मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटीज रिलेटेड केसेस के लिए। नहीं, ये तो एक नैरेटिव बनाया जाता है। जैसे मैं आपको, अच्छा चलो आर्टिकल 370 की बात कर लेते हैं। वक्फ के लिए भी तो गए ना आपको। हाँ। आर्टिकल 370 खत्म हुआ। ज्यादातर उसका सपोर्ट किसने किया? हिंदू सांसदों ने। विरोध किसने किया? मुस्लिम सांसदों ने। आर्टिकल 370 का फायदा किसको, आप बताइए? आर्टिकल 370 का फायदा है कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को भी नहीं, कश्मीर के लोगों को। और कश्मीर में 98% कौन है, आप बताइए? कश्मीर 98% कौन है? मुस्लिम है। तो आर्टिकल 370 खत्म होने का फायदा किसको हुआ? मुस्लिम्स को हुआ। पहले वहां आतंकवाद था, लगा हुआ था, कोई घूमने नहीं जा रहे थे, भूखे नंगे घूम रहे थे, बेरोजगार थे, अराजकता थी, खाने के वहां पे लाले पड़ गए थे। 370 खत्म हुआ, वहां पे टूरिज्म बढ़ गया। टूरिज्म बढ़ गया तो कोई कार चला रहा है, कोई ढाबा खोल दिया, कोई चाय की दुकान खोल दिया, कोई ये खोल दिया, कोई वो खोल दिया, कोई नाव चला रहा है, सब बढ़िया खुशहाली आ गई। तो आर्टिकल 370 खत्म होने का फायदा तो मुस्लिम्स को हुआ है। मैं 370 खत्म होने के बाद 3 तलाक खत्म होने का फायदा किसको हुआ? नहीं, मैं 370 खत्म होने के बाद मैं कश्मीर गई, और कश्मीर में श्रीनगर में इनफैक्ट मैं त्राल तक गई, अनंतनाग एरिया मैंने पूरा घूमा, और मैंने वहां पर जितने लोगों से बात की मैंने खुद भी देखा, क्लियर कट वहां के लोग कहते हैं कि 370 से पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसा ही है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर कुछ चेंजेस आए हो। हाँ, गवर्नमेंट के फिगर्स हो सकते हैं कि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट आया है, या हमने G20 ऑर्गेनाइज किया है, ये जो बड़े चीजें वहां पर घटित हुई हैं, उन्होंने इस बातों का जिक्र किया। लेकिन हाँ, उसमें नैरेटिव बिल्डिंग पर मेरा ये सवाल है, 370 के फैसले से पहले की नैरेटिव बिल्डिंग क्या थी? अरे अब तो अगर दिल्ली में आपने प्लॉट ले रखा है तो अब एक प्लॉट आप श्रीनगर में ले सकते हैं, एक आप गुलमर्ग में ले सकते हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। या ठीक है, अगर आपको वहां कुछ खोलना है तो आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मतलब इस तरह की बातें उस वक्त नैरेटिव में थी।
देखिए तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, सरकार की तरफ से ये दिखाई देता है कि जब भी कोई बड़ा फैसला होना होता है, चाहे वो 370 है, चाहे वो ट्रिपल तलाक है, चाहे वो राम मंदिर बनना है, चाहे अभी वक्फ का मामला है, जो भी मामला है, उससे पहले ये नैरेटिव बिल्डिंग होती है जिसमें बताया जाता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फैसला ले लेते हैं, कानून इंप्लीमेंट हो जाता है पिक्चर में, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव तो दिखता नहीं है सर, ये फैक्ट है। नहीं बहुत नहीं, आपने अच्छा कहा। 3 तलाक का हिंदुओं को क्या फायदा? 3 तलाक चलता रहे तो क्या फर्क पड़ता है? मुताम मिसियार चलता रहे तो हिंदुओं को क्या फर्क पड़ता है? तहरुष चलता रहे हिंदुओं को क्या फर्क पड़ता है? तलाक हसन तलाक बाइन तलाक किनारे चलता रहे हिंदुओं को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये जब खत्म होगा तो मुस्लिम्स को के जीवन में फायदा होगा, थोड़ा उनको सिक्योरिटी। ऐसा नहीं 3 तलाक कानून बनने के बाद 3 तलाक एकदम बंद हो गया, लोग दे रहे हैं, लेकिन कम से कम एक मन में खौफ तो पैदा हो गया कि अपराध मैं होने इसको रिफ्रेज कर देती हूँ। अब जैसे मुस्लिम पक्ष अभी ये कह रहा है कि वक्फ का जो कानून जिस तरह से आप लेकर आए, पहली बात तो उनका ये कहना है हमारी सुनी नहीं गई। जेपीसी ने जो रिकमेंडेशन दिया, मतलब वो संसद में पढ़ा तक नहीं गया कि जेपीसी ने क्या कहा, कोई सजेस्ट जो अपोजिशन की तरफ से किया गया था उसे नहीं सुना गया। दूसरी बड़ी बात ये उनका ये कहना है कि जब सिख कम्युनिटी के जो ट्रस्ट हैं, जो उनके धार्मिक ट्रस्ट हैं या प्रबंधक कमेटियां हैं, जब उनमें कोई गैर सिख नहीं है तो आप हमारे वक्फ वाले मैनेजमेंट में एक गैर मुस्लिम को लेकर आ रहे हैं, जब ये किसी दूसरे समुदाय में एक्सेप्टेड नहीं है तो हमारे यहाँ पर क्यों इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तो बेसिकली उनकी दलील का मुख्य आधार ये है कि आप जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोट कर रही हूँ ये वर्ड्स उनके, और इसमें मैं ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, ये साहब क्या कह रहे हैं, मैं उनकी बातें नहीं कर रही, मैं आम लोगों के बीच में जो धारणा है मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, पहली बात तो आपको मैं बता दूं, ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है और ये वक्फ एक्ट। भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड नाम का शब्द ही नहीं है, वक्फ ट्रिब्यूनल नाम का शब्द ही नहीं है, और वक्फ बोर्ड छोड़िए, ट्रिब्यूनल छोड़िए, WAQF नाम का शब्द ही नहीं है, वक्फ नाम का शब्द ही नहीं, फिर भी वक्फ बोर्ड चल रहा है। भारत का संविधान कहता है मजहब के आधार पे कोई बोर्ड और ट्रिब्यूनल नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश भारत में मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है। संविधान निर्माताओं ने कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, अब कोई विशेष रियायत नहीं मिलेगी, कोई विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो इसको समझ लीजिए। अब आते हैं मैं दूसरी बात पे, आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे देता हूं। पहली बात तो हिंदुओं के पास बोर्ड है, हिंदू बोर्ड है, लेकिन वो वक्फ बोर्ड जैसा नहीं है। हिंदुओं के पास अलग अलग मंदिरों का एक बोर्ड बना हुआ है। काशी विश्वनाथ चलाने के लिए काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, देवस्थान बोर्ड अलग अलग, मंदिर समिति वगैरह, ऐसा एक वक्फ बोर्ड नहीं है जैसा ये मुस्लिम्स के पास है कि एक बोर्ड है और उससे पूरा देश कंट्रोल हो रहा है, ऐसा कोई हिंदुओं के पास नहीं है। दूसरा, सिख कम्युनिटी का, हाँ, सिख कम्युनिटी के पास अलग है। मैं उसका एग्जांपल देता हूं। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी है उसको गवर्न करता है। हिंदू बोर्ड तो बेचारा वहां पे केवल बड़े मुश्किल से साफ सफाई करवा के मंदिर चला रहा है, वहां का चढ़ावा तक नहीं ले पाता। भारत में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं, 18 राज्यों में 35 कानून, और वहीं दूसरी तरफ मस्जिद और चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। ये भी मेरी PIL चल रही है। भारत के मठ मंदिरों की सरकार 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठी हुई है 18 राज्यों में। वहीं चर्च और मस्जिद की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे किसी भी राज्य सरकार का कंट्रोल नहीं है। उदाहरण आपको बताता हूं, मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर का सारा चढ़ावा सरकार लेती है, वहीं बगल में हाजी अली की दरगाह का 1 रुपए नहीं लेती है। राजस्थान में पुष्कर मंदिर का सारा चढ़ावा सरकार में लेती है, अजमेर शरीफ की दरगाह का 1 रुपए नहीं लेती है। आप वैष्णो देवी मंदिर का सारा चढ़ावा सरकार लेती है, वहीं बगल में हजरत दरगाह है, वहां पे भी चढ़ावा आता है, वहां की 1 रुपए नहीं लेती है। तो पहली बात तो हिंदू वाले बोर्ड और वक्फ बोर्ड की तुलना बंद होनी चाहिए। हिंदुओं के जो बोर्ड है केवल और केवल कि वहां पंडा पुजारी कितने लगेंगे, कितने करते रहेंगे, वहां साफ सफाई। तिरुपति वाला मंदिर इतनी चढ़ावा आता है, इतना चढ़ावा आता है, 1 रुपए नहीं मिलता। जो हिंदू बोर्ड है सारा चढ़ावा सरकार के पास जा रहा है, हिंदू बोर्ड के पास कहां पैसा है। वहीं दूसरी वक्फ बोर्ड के पास मजार, जहां मजार है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी, जहां दरगाह है वक्फ प्रॉपर्टी, जहां कब्रिस्तान है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी, जहां मदरसा खुला वो भी प्रॉपर्टी, और बाकी तो छोड़ो, औरंगजेब का गधा घोड़ा जहां घास खाता था वो भी वक्फ प्रॉपर्टी, बाबर का घुड़सवारी जहां करता था वो भी वक्फ प्रॉपर्टी, बीबी का मकबरा, बीबी का चबूतरा, बीबी का पता नहीं क्या क्या बना बना के वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रखा है। और भारत के साथ धोखा कैसे हुआ, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ दिया। सबसे पहला वक्फ एक्ट बनाया जिन्ना ने, अंग्रेजों के साथ हाथ पैर जोड़ के, वो बना 1913 में। 1913 वाला जिन्ना वाला एक्ट 1923 में बदला और 1954 तक चला। जब तक जिन्ना वाला एक्ट था भारत में वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़, 50,000 एकड़।
1954 में नेहरू जी ने दूसरा कानून बनाया, पुराने वाले कानून को खत्म करके। और जब वो कानून बदल आया उसके बाद तो सोचो वक्फ प्रॉपर्टी की जमीन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ना शुरू हो गई। इंदिरा गांधी ने थोड़ा उसको मजबूत किया, राजीव गांधी जी ने मजबूत किया। 1995 का है, आपको दिख रहा होगा। इसको नरसिम्हा राव ने किया, उसके बाद मनमोहन सिंह ने किया। और आज की डेट में जानते हो वो प्रॉपर्टी 40 लाख एकड़ है। मुझे तो 10 लाख एकड़ की जानकारी थी। अभी पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी ने बताया कि 39 लाख एकड़ हो चुकी है, जिसमें बंगाल और केरल का डाटा भी शामिल नहीं है। उसको अगर मिलाइए तो 40 लाख एकड़, यानी जिन्ना के कानून से वक्फ प्रॉपर्टी हुई 50,000 एकड़, और नेहरू जी और कांग्रेस के द्वारा जो बाद में कानून बने उससे वो प्रॉपर्टी हो गई 40 लाख एकड़, यानी 80 गुना बढ़ गई। सवाल ये है ये प्रॉपर्टी आई कहां से? ज्यादातर मुस्लिम, सच्चर कमेटी कहती है मुस्लिम बड़े गरीब हैं, आप भी कहती हैं, मैं भी कहता हूं हाँ भाई मुस्लिम्स की दयनीय स्थिति है। तो मुस्लिम की दयनीय स्थिति क्यों है? क्योंकि जो हिंदू गरीब थे, जो जजिया नहीं दे पाए, वही तो मुस्लिम बने। जो हिंदू उनकी तलवार का मुकाबला किए वो कन्वर्ट नहीं हुए, जो हिंदू जजिया देते रहे वो कन्वर्ट नहीं हुए। तो जो गरीब हिंदू थे, चाहे वो नाई थे, धोबी थे, जो भी काम कर रहे थे, जो गरीब थे, जजिया नहीं सरवाइव कर पा रहे थे, वो कन्वर्ट हो गए। वो कन्वर्ट हो गए तो मुस्लिम बनते उनके पास इतनी कैसे प्रॉपर्टी आ गई कि वो धड़ाधड़ एकड़ का एकड़ दान करना शुरू कर दी। जो बड़े इसके हिमायती बन रहे इस कानून के, वो ये बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितना दान किया। अच्छा, आप ओवैसी जी कितने इंटरव्यू आ गए, कभी ओवैसी ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने इतनी एकड़ जमीन वक्फ किया था? कभी मदनी साहब ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया? कभी इमरान प्रतापगढ़ी या जो भी मोहम्मद जावेद, जितने भी लोग इस वक्फ के समर्थन में बड़े कूद रहे हैं, कभी इन्होंने बताया कि जी हमारे पूर्वजों ने 5 लाख एकड़, 5 एकड़ किया, 2 एकड़ किया, 1 एकड़ की? ये बता नहीं रहे। गरीब कर नहीं सकता, जो सक्षम है ये बता नहीं रहे। तो ये प्रॉपर्टी 50,000 एकड़ से 40 लाख एकड़ कैसे हो गई? अगर आप ये फार्मूला करते हैं कि नहीं जहां जहां बीबी का मकबरा और इनका चबूतरा और इनका घुड़सवारी थी जो सब हो गई, तो उसके हिसाब से आज का जो एशिया है ना, यहां भगवान राम राज करते थे। 25 देश है, 25 देश हैं। आपका इंडोनेशिया, आपका उज्बेकिस्तान, आपका तजाकिस्तान, आपका किर्गिस्तान, आपका ये क्या कहते हैं सिंगापुर वगैरह तो छोड़िए, आज का पूरा एशिया पे भगवान श्री राम ने राज किया। तो अगर मुगलों के राज करने के कारण वो प्रॉपर्टी वक्फ हो गई, फिर तो पूरा एशिया हिंदुओं का हो गया। आज का चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, लंका पे तो युधिष्ठिर जी ने राज किया था 5,500 साल पहले, वो भी चक्रवर्ती नरेश थे। तो ये तो फिर पूरा 11 देश है, ये फिर तो हिंदुओं की हो गई। और बाकी तो छोड़ो, अभी 2,500 साल पहले इतने एरिया में तो चंद्रगुप्त ने राज किया। अगर राजाओं के हिसाब से देख रहे हो कि भैया जहां बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी का जो था वो सब वक्त प्रॉपर्टी हो गई, तो फिर तो जितना राज किया चंद्रगुप्त ने वो हिंदुओं की प्रॉपर्टी, जितना श्री राम ने राज किया वो हिंदुओं की प्रॉपर्टी, जितना युधिष्ठिर ने किया वो हिंदुओं की प्रॉपर्टी। ये फार्मूला नहीं चलेगा। एक दूसरी लॉजिक क्या दी जा रही है, अगर आप दूसरी लॉजिक मान लें, नहीं भाई इन्होंने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने हाँ ये किया था तो इनका हो गया। राजा बदलता है तो सत्ता हस्तांतरण होता है। जैसे अंग्रेज आए तो पूरा शासन किसके पास आया? अंग्रेजों के पास। तो देश की पूरी प्रॉपर्टी किसके पास आ गई? अंग्रेजों के पास। अंग्रेज चले गए, भारत स्वतंत्र हो गया, पूरी प्रॉपर्टी किसके पास आ गई? केंद्र के पास, राष्ट्रपति के पास। तो कायदे से फिर वो जमीन तो राष्ट्रपति की हो गई। मेरा मानना है सभी जमीन की ऑडिट होनी चाहिए, या तो ये बता दें। अच्छा, कानून तो पहले से भी चल रहे, ऐसा नहीं कि नए नए कानून आए। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। ये चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1920 का है, ठीक है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का है, और ये सिविल प्रोसीजर कोड ये 1858 का है। 1858 से जब कोई हिंदू दान कर रहे थे वो सिविल प्रोसीजर कोड को भी फॉलो कर रहे थे, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी फॉलो कर रहे थे, ट्रस्ट एक्ट को भी फॉलो कर रहे थे। अयोध्या के केस में हमने केवल धार्मिक भावनाओं की बात नहीं किया, 150 साल से मुकदमा चल रहा था, पूरा कागज दिखाया है अयोध्या का। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला केवल भावनाओं के आधार पर हम लोग नहीं लड़ रहे, हम बाकायदा कागज दिखा रहे हैं। तो अगर हम काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला का कागज दिखा सकते हैं, तो ये जो लोग कह रहे हैं ये वक्फ की है, ये वक्फ की, उनको कागज दिखाने में क्यों दिक्कत है? और कम से कम जब ये कानून आ गए, 1860 का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और 1920 का ये अपना ट्रस्ट एक्ट और 1858 का सिविल प्रोसीजर कोड, उसके बाद तो ये मैंडेटरी हो गया था कि अब मौखिक में कुछ नहीं होगा, आपको हर चीज आपको कानून फॉलो करते हुए। उसके बाद जो जितना वक्त हुआ क्यों नहीं दिखा रहे? ये ना बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। सच्चाई ये है कि अभी तो बहुत
ये कानून के संशोधन हुआ है, मेरा तो मानना है कि मजहब के आधार पे कोई कानून होना ही नहीं चाहिए, पूरा खत्म होना चाहिए और एक एक ज़मीन की ऑडिट होनी चाहिए, बाकायदा जो आए दिखाए वो ले। इस देश में सबसे ज़्यादा दान कौन करता है जानते हैं? अग्रवाल समाज के लोग, माहेश्वरी समाज के लोग, मारवाड़ी समाज के लोग, जैन समाज के लोग। पूरे देश में आपको बिरला धर्मशाला मिलेगी, पूरे देश में आपको माहेश्वरी धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला, जैन धर्मशाला मिलेगी। और वो लोग आज से नहीं 200-200 300 साल से कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा कानून में उसको रजिस्ट्रेशन कराया है, बाकायदा विटनेस दिया है, उसमें नोटरी कराया है। तो इन लोगों ने जिन्होंने वक्फ किया उन्होंने क्यों नहीं कराया? कोई नहीं बताने के लिए तैयार कि हमारे पूर्वजों ने कितना किया, बस आ गए। मैं तो चाहूंगा जब सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात पूछनी चाहिए। और हमसे पूछा था, सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट गया इस वक्त। अभी इस मामले में कोर्ट में क्या स्टेटस है? मेरे ख्याल से केंद्र ने भी इसमें कैविएट लगाई है, कैविएट लगाया कि बगैर हमारा जवाब लिए, हमारा वर्जन लिए, इस पर कुछ फैसला ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इस एक्ट को चैलेंज किया। ये पहले मामला पूरा ठंडे बस्ते में था, वो अखबार में कोई चर्चा नहीं होती थी। हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय चंचूड़ साहब ने हमसे पूछा, आप ये बताओ कि आपकी कितनी जमीन पे बोर्ड ने कब्जा कर लिए? आपकी मतलब इंडिविजुअल, आप हमसे अश्विनी उपाध्याय। अश्विनी उपाध्याय से। तो मैंने कहा साहब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पर्सनल इंटरेस्ट, हमारी जमीन पे कब्जा होता तब तो ये पर्सनल मामला हो गया, फिर तो मैं कहीं और जाता, मैं सुप्रीम कोर्ट थोड़ी आता। ये तो पूरा पब्लिक का कॉज है और 10 लाख एकड़ जमीन, मुझे उस समय 10 लाख एकड़ का डाटा था। मैंने कहा साहब 10 लाख एकड़ जमीनों पे कब्जा हो चुका है, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। नहीं, आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि इस एक्ट का मिसयूज हो रहा है। तो मैं ऑलरेडी एक लेके गया था कि तमिलनाडु में 2000 साल पुराने मंदिर पे कब्जा हो रहा है, गाँव पे कब्जा हो रहा है, किसानों की जमीन पे कब्जा हो रहा है, वो ले गया था। और ये तमिलनाडु वाला मुरुगन टेम्पल है? हाँ, मुरुगन टेम्पल। हाँ। तो लेकिन उस समय उन्होंने हमके कहा कि नहीं, आप जो है, मैंने विड्रॉ कर लिया। मैं अब हाई कोर्ट गया, उसके बाद अगले हफ्ते हाई कोर्ट से नोटिस हुआ सरकार को, और इस समय देश भर में 120 PIL पेंडिंग है, जो सरकार ने एफिडेविट काउंटर फाइल करके बताया। अब जब ये लोग आए हैं ना, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक बार इमरान प्रतापगढ़ी, असाउद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद, अरशद मदनी, इनसे पूछना चाहिए कि पहले तो ये बताओ आपके पूर्वजों ने कितनी ज़मीन वक्फ किया, पहले वो कागज़ दिखाओ। फिर दूसरा सवाल पूछना चाहिए, ये बताओ इस कानून के बनने के बाद, जिसको आप चैलेंज करने आए हो, आपकी कितनी ज़मीन पे सरकार ने वापस कब्जा कर लिया? भाई उनका यही तो आरोप है कि नया कानून आएगा और सरकार सारी ज़मीन हमारी छीन लेगी। तो फिर तो काज ऑफ एक्शन दिखाना चाहिए। बताओ तुम्हें कोई नोटिस आया क्या तुम्हारी जमीन? नहीं, उनका लेकिन एक मुख्य दलील ये भी है कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें सरकार तय करेगी फिर कौन होगा कौन नहीं होगा, गैर मुस्लिम्स की एंट्री होगी। मुस्लिम मामलातों में कोई गैर मुस्लिम कैसे फैसला कर सकता है, वैसे ही जैसे हिंदू मामलातों में कोई गैर हिंदू फैसला नहीं कर सकता। वो ये तुलना दे रहे हैं, वो झूठी दलील दे रहे हैं। झूठी दलील इसलिए दे रहे हैं कि जितने भी आपके हिंदू मंदिरों के बोर्ड हैं उससे वक्फ बोर्ड की तुलना करना नहीं सकता। किसी भी हिंदू मंदिर के बोर्ड के पास कोई मालिकाना हक नहीं है। किसी हिंदू मंदिर बोर्ड में कोई डिस्प्यूट होता है तो रेवेन्यू कोर्ट से चलता है। जज वाली बात भी आपने बोली है, तो जज का प्रेरोगेटिव है ना। फिर अगर ठीक है सीजेआई चंद्रचूड़ ने आपसे पूछ लिया, अभी सीजेआई खन्ना पूछे ना पूछे, ये उनका प्रेरोगेटिव है। उनका नहीं प्रेरोगेटिव ऐसे थोड़ी है मुझवानी। अगर जब 120 PIL, आप जरा समझिए, ये लोग जो आए हैं उनका ये कहना है कि 1995 वाला कानून ठीक है, हम कह रहे हैं 1995 वाला कानून गड़बड़ है। और हम पहले ही, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में खड़ा हुआ हूं, हरिशंकर जैन, विष्णु जैन जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। ऐसे देश की अलग अलग हाई कोर्ट में 120 PIL इस कानून के खिलाफ फाइल हो चुकी है, उसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार वाला कानून गड़बड़ है, ये वाला कानून ठीक है। तो इस ऐसे मामलों में सामान्यतया जब ऐसे अलग अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो 120 PIL को सुप्रीम कोर्ट मंगा ले, और नहीं इन याचिकाकर्ताओं को बोलें कि भैया एक काम करो, आप भी अपने अपने हाई कोर्ट में जाओ, वहीं अपनी अपनी दलील रखो। जब हाई कोर्ट का कोई फैसला आएगा उसके खिलाफ जिसको आना होगा वो सुप्रीम कोर्ट आएगा। ये एक कॉमन रूटीन है, ऐसा होता है। ठीक है। अब लेकिन एक कानून तो बन चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है, कोर्ट चले गए ना, तो अब होगा क्या? यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? मुझे लग रहा है कुछ नहीं होने वाला है। कानून बन चुका है, उस कानून में ऐसी कोई कमी नहीं है कि उस कानून को कोर्ट ख़त्म करने वाला, कुछ करने वाला है। हाँ, ये ठीक है कि उनको अपने अपने एरिया में अपने अपने जो उनके वोटर हैं उनका दिल अच्छा रखना है, उनको अच्छा दिखाना है कि भाई देखो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं, वो नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इसमें कुछ होना नहीं है, बल्कि हम इसको खिलाफ लड़ते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, हम जब तक ये वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं खत्म होगा तब तक लड़ेंगे। और इसको आप डिफरेंस समझ लीजिए, इसको मैं चाहूँगा दर्शक भी समझें।
वक्फ बोर्ड अलग चीज होती है, वक्फ ट्रिब्यूनल अलग चीज होती है। बोर्ड होता है किसी चीज को चलाने के लिए। काशी विश्वनाथ बोर्ड का क्या काम है? काशी विश्वनाथ मंदिर को चलाते रहना, जिससे लोग वहां पे आए, लोग दर्शन करने आए, पूजा पाठ चलता रहे, ये काम है बोर्ड का। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में कोई अगर विवाद हो जाएगा तो विवाद सुलझाने के लिए कोई काशी विश्वनाथ का ट्रिब्यूनल नहीं है। हिंदुओं के पास अपना कोई ट्रिब्यूनल है नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। ये संविधान भी कहता है कि जो कोर्ट है वो जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होनी चाहिए, मजहब के आधार पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पे है। अगर हिंदू हिंदू का झगड़ा होगा तो कोर्ट में चलेगा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा तो ट्रिब्यूनल में जाएगा। हिंदू जैन का मुकदमा कोर्ट में, हिंदू बौद्ध का मुकदमा कोर्ट में, हिंदू सिख का मुकदमा कोर्ट में, हिंदू ईसाई का मुकदमा कोर्ट में, हिंदू बहाई का मुकदमा कोर्ट में, सबका मुकदमा कोर्ट में चलेगा। लेकिन जैसे ही एक पक्ष अगर मुस्लिम होगा और कहेगा नहीं नहीं यार हमारे दादा ने वक्फ किया, हमारे नाना ने वक्फ किया, वैसे ही मुकदमा ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। ये बंद होना चाहिए, ये वक्फ ट्रिब्यूनल बिल्कुल बंद होना चाहिए। चलिए, कानूनी आधार पर आपने जितने ये बिंदु गिनाए उनको मैं कंसिडर कर रही हूँ, लेकिन इससे अलग सामाजिक पहलू जो इस बात का है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर अगर ये बात है कि उनसे जुड़े हुए जो विषय हैं उन पर जिस तरह से फैसले हो रहे हैं या उनको जिस तरह से चैलेंज किया जा रहा है। देखिए, सुधार एक अलग विषय है बात का कि कहाँ पे किन चीज़ों पे सुधार की ज़रूरत है, नियमित करने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन जिनके लिए फैसले हो रहे हैं, जिनके लिए काम हो रहा है, अगर उनको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, क्या इसको आप एक समस्या के रूप में समाज के भीतर देख रहे हैं? और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि देखिए, चाहे वक्फ का मामला हो गया, चाहे आपका इससे पहले के जो 2-3 केसेस हमने अभी गिने, ट्रिपल तलाक हो गया, 370 हो गया, जिसके केंद्र में कहीं ना कहीं डिस्कशन के केंद्र में मुस्लिम कम्युनिटी आ रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप शामिल कर लीजिए। अभी संभल में सर्वे को लेकर देखिए कितना बवाल हुआ, वहां पर किस तरह की परिस्थिति हो गई। हिंदू पक्ष तो अभी कम से कम मेरे ख्याल से नहीं भी तो 10 से 15 हजार मंदिरों की सूची बनाकर बैठा है कि जो ये मंदिर वो हैं जो उनको रिक्लेम करने हैं या जिन पर ये अभी कोर्ट में मामले जाएंगे। और कई लोग तो बड़ा खुलकर कहते हैं कि नहीं नहीं, जो जो टूटा था वो सब वापस चाहिए। ये अपनी हिस्ट्री रिक्लेम करने वाली बात है। तो जब समाज में इस तरह की चर्चा और डिस्कशन हो रही है, ये थमेगा कहां पर जाकर? इसका एक बैलेंस्ड लाइन कहां पर होगा? क्या साल 2025 में भी और आने वाले अगले 10 सालों तक भी अब हम इस बात पर लड़ते रहेंगे कि पहले क्या टूटा था, पहले उसको रिस्टोर करते हैं? नहीं। अब यही है हमारी प्रायोरिटी, क्या प्राथमिकता? यही मैं आपको बताता हूं। स्वतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्वतंत्र यानी सारा तंत्र हमारा स्व होना चाहिए, यानी जितने सिस्टम होने चाहिए वो हमारे सेल्फ होने चाहिए, अपने होने चाहिए। दुर्भाग्यवश भारत आज तक स्वतंत्र हुआ ही नहीं है। भारत स्वतंत्र ही नहीं हुआ। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। सर, कैसी बात तो कर रहे हैं आप? अब हमसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो फिर हमारी बात सुनिए आप। आज इसलिए आपको 1 to 1 बुलाया ना, पूरा आप खुलकर बात करिए। स्वतंत्र का मतलब सारा तंत्र हमारा, तंत्र का मतलब सिस्टम अंग्रेजी में कहते हैं, और स्व का मतलब सेल्फ। एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला, टैक्स सिस्टम गुलामी वाला, पुलिस सिस्टम गुलामी वाला, जुडिशियल सिस्टम गुलामी वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुलामी वाला, इलेक्शन सिस्टम गुलामी वाला, लेजिस्लेचर सिस्टम गुलामी वाला, नाम गुलामी के, निशान गुलामी के, कुरीतियां गुलामी की, कुप्रथाएं गुलामी की, सारी व्यवस्था गुलामी की चल रही है। ये जो अभी आपने बोला है ना स्वतंत्र के, स्वतंत्र ही नहीं हुआ है। ये अभी लोग बोलेंगे कंगना रनौत के बाद अब दूसरा स्टेटमेंट जो वो अश्विनी उपाध्याय जी का आया है। मैं तो कंगना रनौत ने बोला था कि आजादी 2014 के बाद मिली है। नहीं, मैं कह रहा हूं आज भी नहीं हुआ है, आजादी नहीं, आज भी नहीं हुआ है। हाँ। स्वतंत्र का मतलब सारा तंत्र हमारा होना चाहिए। और संविधान क्या कहता है? हम स्वतंत्र कब हुए? 1947 में। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुए? हम संप्रभु हो गए, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं सोवरेन। संप्रभुता का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो, कुछ भी गुलामी का नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमारा होना चाहिए। हम 1947 में आज़ाद हुए और चीन 1949 में आज़ाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद। जैसे हमारे यहाँ मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने अपने अपने नाम के पार्क बना दिए, मोहल्ले बना दिए, गली बना दिए, ऐसे जापानियों ने चीन में किया था। आप जानती हैं 1 साल के अंदर 1950 के अंदर चीन ने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। एक भी जापानी के नाम पे कोई सड़क नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई गली नहीं, सब खत्म कर दिया। इतिहास में पढ़ाना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 1950 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, जो पढ़ने गए नर्सरी केजी में, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं कि चीन भी कभी गुलाम था। और बाद में जब चीन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है कि वो खुद गुलाम था, तो दुनिया क्यों पढ़ाएगी चीन गुलाम था? और हम आज भी पढ़ा रहे हैं हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, हम गुलाम थे। अच्छा, क्यों पढ़ा ही नहीं रहे? हमने निशान लेके रखा हुआ है, और निशान भी कैसे? झूठे निशान।
जैसे यहाँ एक लोधी पार्क है, बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज सब लोधी कॉलोनी में, लोधी पार्क में घूमने जाते हैं। इसको लोधी ने बनाया नहीं था, अरे ये स्वतंत्र भारत में बना है। आप नेहरू जी की मानसिकता देखिए, आजाद भारत में पार्क बना रहे हैं, उसका नाम लोधी पार्क रख रहे हैं। ये दिल्ली के अंदर आप इंडिया गेट के सर्किल पे घूमिए, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, शेषा रोड, क्या बोलते हैं, शाहजहां रोड, ये जितनी रोड बनी है, ये कोई भी सड़क बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी गोरी नहीं बना के गए थे। ये सारी की सारी आजाद भारत में सड़कें बनी हैं और नाम रख दिया बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी गोरी का। दिल्ली को किसने बसाया? युधिष्ठिर ने। अगर आप महाभारत को मानती हैं तो इसका नाम पहले खांडोप्रस्थ था। दुर्योधन ने बोला कि नहीं, ये जंगल वाला, ये ककड़ीला एरिया है, पहाड़ी एरिया है, इसको युधिष्ठिर को दे दो। खांडोप्रस्थ को बसाया युधिष्ठिर ने, उसको थोड़ा अच्छा डेवलप किया तो नाम हो गया इसका इंद्रप्रस्थ। और जानते हैं आपको, इस इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव के नाम पे एक भी सड़क मोहल्ला गली नहीं है। कुंती, माद्री, अभिमन्यु के नाम पे एक भी सड़क मोहल्ला गली नहीं है। और जिन्होंने कुछ नहीं किया था उनके नाम पे दिल्ली में सब कुछ चल रहा है। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, हमारी गुलामी की सोच ही नहीं बदल रही है। और जब हम कहते हैं कि गुलामी के निशान हटाओ, गुलामी के नाम हटाओ, तो कहते रहे ये कब तक चले? अरे तब तक चलेगा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। जब तक हम स्वतंत्र नहीं हो जाएंगे, जब तक हम संप्रभु नहीं हो जाएंगे, हम तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं सारा काम धंधा छोड़कर नहीं, अब सबसे पहले जो 60,000 मंदिर जो टूटे हुए मंदिरों की लिस्ट में है, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिन मंदिरों की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया, एक भी मंदिर आराम से नहीं टूटा है। पहले हमला हुआ है, हमारे पूर्वजों ने उस पर युद्ध किया है, वो मारे गए हैं, उसके बाद वो मंदिर टूटा है। चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे अटौला हो, चाहे अयोध्या, कोई भी मंदिर शांति से नहीं टूटा। विरोध किए, मारे गए। अगर जिन कंप्लीटली नहीं, सुनिए सुन तो लीजिए, लेकिन आप ही का पॉइंट, जिन मंदिरों की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अगर बलिदान दिया, अगर उन मंदिरों की रक्षा के लिए हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो धिक्कार है हमें उनका वंशज होने का, धिक्कार है हमें उनका वंशज होने का। ये बहुत अच्छी बात की सर आपने। मैं आपके इस आर्गुमेंट को 100% सुन भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ, लेकिन अब मैं आपको इंटरव्यू के शुरू में लेकर जाऊंगी। जिस समय इंटरव्यू शुरू हुआ उस समय क्या बात हुई थी? देश में पुलिस रिफॉर्म चाहिए, कोर्ट रिफॉर्म चाहिए, व्यवस्था में रिफॉर्म चाहिए, करप्शन से अंत चाहिए, ये सब बातें हुई थी। उत्तराखंड में, मेरे स्टेट में, आज भी महिला अगर प्रेग्नेंट होती है उसको चारपाई पे लिटाकर पहाड़ से नीचे उतार कर लेकर आते हैं। बुजुर्ग मरने वाला होता है तो एम्बुलेंस नहीं मिलती है, कंधे पे लेकर उसको नीचे तक लेकर आना पड़ता है। उतने में कई बार इंसान रास्ते में मर जाता है, रिपोर्ट तक नहीं होता है। ये 2-4 केसेस वो हैं जो कहीं पर गलती से छप जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, आज भी इस देश में ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर एम्बुलेंस नहीं आएगी घर पर आपके, फिर आप वो बॉडी को लेके चलेंगे, बच्चा रास्ते में मर जाएगा। प्राथमिकता क्या होगी इस देश में? दोनों प्राथमिकता है, दोनों प्राथमिकता होगी ना? उसमें एक बैलेंस होगा या नहीं होगा? दोनों प्राथमिकता, उसमें बैलेंस होगा या नहीं होगा? उसमें संतुलन होगा या नहीं होगा? ये पॉइंट है। अब अगर आज आप ये कह रहे हैं, अगर मैंने आज की रिपोर्टिंग देखी, मैं ये देखना चाहूंगी, अगर अश्विनी उपाध्याय जी आज इस बात की लड़ाई लड़ेंगे कि भीम जी के नाम पर, यहाँ पर युधिष्ठिर जी के नाम पर ये होना चाहिए, कुंती जी के नाम पर ये होना चाहिए, मेरे मन में सबके लिए पूरा सम्मान है। हम भी उसी परंपरा से आते हैं, उसी उससे आते हैं, कहीं पर इतना भी पॉइंट ऑफ आयोटा डाउट नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर मेरे सामने कोई मर रहा है अस्पताल से लौटते हुए, उसको एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, तो मेरे देश का रिसोर्स, मेरे देश के संसाधन, मेरे देश का एक एफिशिएंट एडवोकेट इस लड़ाई में लड़ेगा या कुंती और अभिमन्यु के नाम पर एक सड़क का नाम लगवाने पर लड़ेगा? मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे एक एफिशिएंट लॉयर अश्विनी उपाध्याय किस चीज पर खर्च होंगे? प्राथमिकता। बहुत अच्छा। इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर मेरी 25 PIL है, जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर कम से कम 5-7 PIL है, पुलिस रिफॉर्म के ऊपर 3-4 PIL, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के ऊपर मेरी 3-4 PIL है, एजुकेशन रिफॉर्म के ऊपर PIL। मैं तो एक में आपको PIL बताता हूँ। मेरा तो मानना है कि 65 एजुकेशन बोर्ड बंद होने चाहिए। भारत में मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए। मेरे बेटे की किताब, मेरे ड्राइवर की बेटे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? कलेक्टर के बच्चे की किताब और कांस्टेबल के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? भारत में परंपरा थी, राम और निषाद राज एक साथ एक गुरुकुल में एक किताब पढ़ते थे। भारत में परंपरा थी, कृष्ण और सुदामा, एक गरीब और एक अमीर, एक राज परिवार का एक गरीब परिवार का लड़का एक किताब पढ़ता था। मैं तो उसकी भी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं जिस आप इसकी बात कर रही हैं हॉस्पिटल की, इस पे मेरी 5 PIL है। हेल्थ केयर रिफॉर्म पे मेरी 5 PIL है। देश भर में योग अनिवार्य हो, पहली PIL मेरी है। उसके बाद योग का मैटर पूरा आगे बढ़ा। देश भर में इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम हो, पहली PIL मेरी है। एक गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था पूरी डोमिनेट कर रखी है। फार्मा माफियाओं ने पूरे हमारे हेल्थ केयर को डोमिनेट कर दिया है।
नतीजा ये है कि हम दवाई का मतलब केवल और केवल एलोपैथी को मानते हैं, दवाई का मतलब केवल सिंथेटिक ड्रग को मानते हैं। हमारे पास इतना इनहेरेंट सिस्टम था, हमने उसको खत्म कर दिया। हमारे पास चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधवकर और सुधाकर जी की ऐसी इतनी किताबें चीजें थी, हमने उसको खत्म कर दिया। तो मैं हेल्थ केयर रिफॉर्म की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं एजुकेशन रिफॉर्म की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं पुलिस रिफॉर्म की लड़ाई पर लड़ रहा हूँ। ये 225 PIL केवल एक विषय, ये नाम बदलवाने के लिए थोड़ी हो गई है। लेकिन इन 225 PIL में जिनका सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है वो ट्रिपल तलाक, 370, अब ये हमारे वक्फ कानून और वो लड़ाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, जो मैंने कहा कि नैरेटिव बिल्डिंग है आप ज्यादा, वो दिखाई देती है ये बजाय की। और मैं दूसरी बात कह रही हूं, इसमें आपकी गलती ना हमारी गलती। नहीं गलती की तो बात ही नहीं है, चर्चा कर रहे हैं, बात लोगों ने हमारी PIL को कम से कम लोग भी इस चीज को देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि देखिए, मैं कभी इस बात को इंडोर्स नहीं करती कि आप अपने शास्त्रों की, आप अपने धर्म की, आप अपने ग्रंथों की जानकारी ना रखें और उस पर आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिलीव भी होना चाहिए क्या बता दूं, और उस पर आगे भी बढ़ना मेरी धर्मांतरण पे भी PIL है और काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ भी PIL है। मैं अंधविश्वास के खिलाफ भी लड़ रहा हूँ, मेरी PIL चल रही किस तरह के अंधविश्वास के खिलाफ? है। जो ये पाखंड करते हैं, कौन से पाखंड करते हैं? बहुत पाखंड है, पाखंडियों की ने- भरमार है, जैसे- पाखंडियों की भरमार है। चमत्कारी, समोसा खा लो ये ठीक हो जाएगा, ये लड्डू खा लो ऐसे ठीक हो जाएगा, फलाने ये कर लो, उसमें ऐसे कर किसी लो। एक धर्म के लोग हैं या सभी? नहीं, उसमें सारे सारे सब। वो तो क्या है, जो गड़बड़ लोग होते हैं बड़े यूनाइट होते हैं। मैं तो मानता हूं कि सबसे ज्यादा सेकुलर जानते हैं कौन है? वो थाने का दलाल है। जो भ्रष्टाचारी होता है सबसे ज्यादा सेकुलर है। जैसे लेखपाल एकदम सेकुलर है, वो धर्म देख के अपना रेट तय नहीं करता, वो जाति देख के रेट नहीं। अगर उसको 1000 रुपए लेना है तो ब्राह्मण जाए, चाहे क्षत्रिय जाए, चाहे वैश्य जाए, चाहे दलित जाए, हिंदू जाए, मुसलमान, 1000 रुपए लेगा ही लेगा। थाने का हवलदार है, चाहे थानेदार है, चाहे वो पेशकार है, चाहे वो लेखपाल है, चाहे कानून गो है या SDM, जो भ्रष्टाचारी हैं ये एकदम गंगा जमुनी तहजीब वाले हैं, एकदम सेकुलर हैं। इसमें ये भ्रष्टाचार में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कायदे से सेकुलरों को भी कुछ, जो तथाकथित सेकुलरिज्म की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, वो लोग ऐसे विषयों पे कहाँ करते हैं? आप मुझे बताइए, आज की डेट में इलेक्शन रिफॉर्म पे कभी चर्चा हो रही है? पार्लियामेंट में नहीं हो रही है। पुलिस रिफॉर्म पे हो रही है, जुडिशियल रिफॉर्म पे नहीं हो रही है। लोहिया जी तो ये कहते कहते बेचारे चले गए भारत छोड़, दुनिया छोड़ के, कि कम से कम किताब सबकी एक करो। आज की डेट में जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं वो कर रहे हैं क्या? बाबा साहब अम्बेडकर इस संविधान में आर्टिकल 47 दे के गए, नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। अम्बेडकर जी की बात करने वाले अम्बेडकरवादी कभी आर्टिकल 47 की बात करते हैं क्या? इस भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिले। समान अवसर तब मिलेगा जब समान यूनिफॉर्म एजुकेशन होगी। यूनिफॉर्म एजुकेशन तब के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन सिलेबस करना पड़ेगा, वन नेशन वन करिकुलम निकालना पड़ेगा। पूरे एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन माफियाओं ने हाईजैक कर लिया। आज की डेट में आपका बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो पढ़ने में, 25,000 रुपये महीना फीस आप उसको कराओ, जब तक उसको आप कोचिंग नहीं कराओगे तब तक वो ना IIT क्वालिफाई कर पाएगा, ना नीट क्वालिफाई कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो पूछा नहीं जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोचिंग माफियाओं का लगभग जो 5 लाख करोड़ का कारोबार है, उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। बिना कोचिंग किए आदमी कुछ क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो मैं उसके खिलाफ भी लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई चल रही है कि भारत में PILs को लेकर देखिए, ये लड़ाई तो आपकी बहुत लंबी है जितनी आज हमारी चर्चा चली, और मुझे अभी भी मेरे कई ऐसे सवाल हैं जो मैं इस वक्त समय की कमी की वजह से इम्पैक्ट छोड़ रही हूँ। लेकिन PILs के बाद आगे का रास्ता कहाँ जाता है अश्विनी उपाध्याय का? लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है भारत को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाना। भ्रष्टाचार और अपराध तभी खत्म होगा जब नियम कानून बदले जाएंगे। नियम कानून बदलने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है संसद। सुप्रीम कोर्ट से PIL हर बीमारी का इलाज नहीं है। वैसे एक आर्टिकल मेरे ऊपर छपा था, और वो छपा था द टेलीग्राफ ने, द मैन विथ ए पिल फॉर एवरी इल, ये उसकी हेडिंग थी। अच्छा, मैन विद पिल फॉर एवरी इल। हाँ, ये टेलीग्राफ ने आर्टिकल शायद 2015 में छापा था या 2016-17 में छापा था। ऐसे बहुत सारे मेरे PIL। मेरा मानना है कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान नियम कानून को बदल के किया जा सकता है, पुराने कानून को खत्म करके किया जा सकता है, नया कानून बना के किया सकता है। ये तो संसद से होगा, तो फिर आगे राजनीति का रास्ता? अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो ये काम नहीं कर पाऊंगा। मैं काम क्या करता हूं आपको बता रहा हूं। मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट करता हूं और फ्राइडे शाम को ही मैं बाहर चला जाता हूं। मेरे सैटरडे मतलब पूरे देश में। अच्छा। मेरे सैटरडे संडे के कार्यक्रम 2-3 महीने पहले तय हो जाते हैं। जैसे अभी अच्छा। अप्रैल चल रहा है ना, जून तक का मेरा सैटरडे संडे का शेड्यूल बन चुका है कि मुझे किस सैटरडे संडे कहाँ रहना है।
सामान्यतया मैं सैटरडे संडे में 3 से 4 जिलों में जाता हूँ। एक कार्यक्रम सैटरडे को एक जिले में, दूसरा कार्यक्रम अगले जिले में, तीसरा संडे फिर एक सुबह, एक संडे शाम, ऐसे 3 से 4 कार्यक्रम होते हैं। 500 जिलों में अब तक मैं जा चुका हूँ। मैं युवाओं से संवाद करता हूँ, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे बात करता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ। इनफैक्ट मुझे वहाँ से बहुत सारी PIL के लिए रास्ता भी मिलता है। बहुत सारी समस्या आपने पूछा था शुरुआत में, तो बहुत सारी PIL जो मेरी फाइल होती है, जब मैं विजिट करता हूँ वहाँ लोग मुझे बताते हैं कि मेरे एरिया में ये दिक्कत है, ये एरिया दिक्कत है, तो मैं उसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव बना के उसको PIL करता हूँ कि ये भी रास्ता है। चुनाव लड़ने में एक दिक्कत ये है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं एक संसदीय क्षेत्र में लिमिटेड हो जाऊंगा और फिर उन्हीं की समस्या सुनते रहना, फिर ये जो बड़ा काम मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, राज्यसभा के लिए अगर कोई अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, क्योंकि राज्यसभा जाके वहाँ पे एक अच्छी बहस हो सकती है, अच्छी इंटेलेक्चुअल, वहाँ काफ़ी कुछ काम करने का मौका भी मिलेगा। वहाँ पे समितियों में शामिल होने का मौका मिलेगा, 0 आवर में कुछ कहने का मौका मिलेगा, क्वेश्चन आवर में कुछ कहने का मिलेगा। सांसद बनकर आप क्या बदल सकते हैं देश में, या बदलना अगर मैं बहुत बड़ा शब्द भी कह रही हूँ, तो विजन क्या है आपका, मतलब क्या परिवर्तन आप देश के लिए ला सकते हैं? शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो तो भारत की 80% समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम शिक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय ये दोनों एकदम वॉर फुटिंग पे लग जाए तो 5 साल के अंदर पूरा भारत बदल जाएगा। कुल 2 मंत्रालय, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, अगर ये दोनों मिनिस्ट्री 5 साल के लिए लग जाए तो 5 साल के अंदर पूरा भारत बदल जाएगा। कार्यक्रम के क्योंकि अभी बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हम बातचीत की पहुंचे हैं, तो ऐसे लोग जो इस समय ये बातचीत भी देख रहे हैं और उनमें से वो लोग जो लॉ की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह या क्या टिप आप देना चाहेंगे, एडवाइस? अगर आप लॉ में आना चाहते हैं, केवल परिवार को पालन करने के लिए आना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं, तो आइए भाई, सबको सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन लॉ समाज सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है, वकालत समाज सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको सोते समय भी सोचना पड़ेगा, कुछ खाते समय भी सोचना पड़ेगा, कुछ आप पानी पी रहे हैं तो भी आपको उसमें सोचना पड़ेगा। हर चीज़ में आपको एक साइंटिफिक तरीके से सोचना होता है, फिर आपको नई चीज़ें इवॉल्व होती हैं। हाई कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट में 2 काम होता है, हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया जाता है या तो PIL होती है। हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास हारी हुई पार्टी आती है, जीती हुई पार्टी तो आएगी नहीं, हारी हुई पार्टी आएगी। हारी हुई पार्टी आती है तो अपनी पूरी पिटीशन की कॉपी लेके आती है, हाई कोर्ट का जजमेंट भी लेके आती है। तो हमें क्या करना होता है, हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ा, उसकी पिटीशन को पढ़ा, और हाई कोर्ट के जजमेंट में कोई एक लाइन हमें पकड़ना होता है कि ये जो लाइन है ये जज साहब ने गड़बड़ कर दिया। इतना करके SLP फाइल हो जाती है, आराम से 5-7 लाख रुपए मिल जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा काम यही है। जबकि PIL करने में 10-10, 15-15 दिन सोचना पड़ता है। कई बार मैं आपके उत्तराखंड जाता हूँ, एक आध हफ्ते 10 दिन मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके वहाँ सोचता हूँ, फिर वहाँ से 1-2 चीज़ें लेके आता हूँ, फिर उसको यहाँ डेवलप करता हूँ। तो PIL में आपको 10-10 दिन, 15-15 दिन तक आपको सोचते रहना पड़ता है। हमारी तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। 2024 में मैं 122 जिलों में गया था। 2024 में मैं एक रविवार अपने घर में था, होली के बाद भैया दूज थी इसलिए मैं घर में था। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था, 2 रविवार अपने घर में था, एक में होली थी, एक में दिवाली थी। जजेस के खिलाफ आप इतना खुलकर बोलते हैं और फिर मानिए उसके बाद जब अदालत में उनके सामने ही खड़े होना होता है, तो वो उस समय किस तरह की क्वेश्चन होती है? नहीं, बिकॉज यू आर ओपनली टॉकिंग सो मच, मैं सच बोलता हूँ। मुझे अक्सर ये आदर्शवादी बात है, सच बहुत लोग सच बोलते हैं देश में, लेकिन सच बोलने के बाद जब somebody who is in a bossy position when you are standing in front of them, तो उस समय क्या माहौल होता है? जब हम सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तो जज साहब हमको देख के मुस्कुराते हैं, मैं जज साहब को देख के मुस्कुराता हूँ। अब ये नहीं पता कि वो हमको देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं तो देख के मुस्कुराता रहता हूँ। आप किस तरह से मुस्कुरा रहे होते हैं? मैं मुस्कुराता रहता हूँ कि हाँ कुछ बोल के आया हूँ इसके पहले बाहर, क्या पता हमारा वीडियो सुन लिया हो। अच्छा, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो के ट्वीट है, कुछ भी है, लिंक फौरन आगे। हाँ, फौरन हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट में भी आजकल सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी होती है। तो मुझे भी पता भी रहता है, जैसे आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, हो सकता है इसकी 1-2 क्लिप जज साहब तक पहुंच जाए, वो भी सुनेंगे। मेरा मानना है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संस्थान महत्वपूर्ण है। हमारा पूरा देश 4 खंभे के ऊपर खड़ा हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका। दुर्भाग्यवश चारों में भ्रष्टाचार चरम पे हो गया है। विधायिका की साख खत्म हो चुकी है, नेताओं की साख खत्म हो चुकी है। अब जो कार्यपालिका, विधायिका की साख खत्म हो गई थी तो बचे कौन थे? 2, एक न्यायपालिका, एक खबरपालिका। न्यायपालिका में अब होली के दिन जो है नोटों की बोरियां मिलने लग गई।
खबर पालिका की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि क्या चल रहा है, आपको इंटरनली सब पता ही है। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इसलिए एक किसी घटना पे मेरा फोकस नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि ओवरऑल इंस्टीट्यूशन जो हमारे चारों हैं, ये चारों अच्छा रिफॉर्म करें, और हम सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा गिलहरी प्रयास करेंगे तो चारों अच्छा हो जाए। इनफैक्ट एक सवाल, एक विषय जो छूट गया था, क्योंकि अभी ये सामाजिक विषय काफ़ी डिस्कशन में भी है। हमने देखा कि बेंगलुरु से एक खबर आई जहाँ पे अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति, जिन्होंने अपना एक बाकायदा आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, और बहुत सारी बातें, मतलब उस वीडियो ने देश की चेतना को झकझोर दिया, अगर मैं इसको एक लाइन में कोट करूं। और अचानक ये हुआ कि जितने भी कानून जो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बने थे, क्या ऐसा हाल हो गया है देश में कि वही कानूनों को मिसयूज करके आप प्रताड़ित कर रहे हैं दूसरे पक्ष को, और इस पर भी क्या अब एक डिबेट होनी चाहिए, क्या एक बहस होनी चाहिए। लेकिन अब इसी का दूसरा पहलू ये है, क्योंकि मुझे याद है कि उनके वीडियो में वैसे तो कई बातें थी, लेकिन उन्होंने कौन सा कोर्ट था जहाँ पर वो उनके परिवार, जहाँ केस जौनपुर कोर्ट था, हाँ जौनपुर वो गए, वहाँ के जज के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने कैसी कैसी बातें कोट किया। उन्होंने कहा कि अगर इनके खिलाफ एक्शन ना हो तो मेरी अस्थियां भी मत आप बहाना, बाहर सामने गटर में बहा देना, इस तरह के शब्द और लाइनें थी। तो लोगों के मन में सवाल है, उन्होंने ये भी कहा था कि वकील कह रहा अगर 5 लाख रुपए जज साहब को दे दो तुम्हारा केस सेटल हो जाए, ये भी कहा। तो जो बकायदा एक मरने से पहले की जो उनकी स्टेटमेंट है, आत्महत्या से पहले के, आज सवाल ये है कि उन मामलों में पॉइंट 1 हुआ क्या, पॉइंट नंबर 2 इसका जो सामाजिक पहलू है कि महिलाओं को एम्पावर करने के लिए जो कानून बने हैं उसमें आप क्या पुरुषों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, और क्या व्यवस्था ऐसी बन गई है कि अच्छा ऐसा कोई केस आया, चलो अब इसमें क्या क्या चीज़ें, धाराएं लगाई जा सकती हैं। और पॉइंट नंबर 3 उसका ये है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अगर अदालत की दहलीज पर जा रहा है तो क्या उसको इंसाफ मिलेगा, या सिर्फ अब अमीरों को ही इंसाफ अवेलेबल है? देखिए मीनाक्षी, मतलब इसके अलग अलग, मैं समझ गया। और ऐसा नहीं, अभी आगरा में हुआ है, और भी ऐसे ऐसे कांड हुए हैं, बहुत सारा हुआ है जहाँ पे, और आंकड़े एनसीआरबी का डाटा भी कह रहा है कि इस समय आत्महत्या के मामले में जो रेशियो है 1:3 है, यानी 3 पति आत्महत्या कर रहे हैं और 1 पत्नी आत्महत्या कर रही है, घरेलू कलह से परेशान होकर। हाँ, अगर 1 पत्नी आत्महत्या कर रही तो 3 पति कर रहे हैं, जबकि पहले उल्टा होता था, पहले महिलाएं ज्यादा आत्महत्या कर रही थी, अभी रेशियो बिल्कुल बदल गया। उसका मूल कारण क्या है समझिए। कोई एक व्यक्ति सुबह मंदिर में जाके या मस्जिद में जाके अच्छा काम करे और रात को चोरी करे, उसको अच्छा आदमी कहेंगे क्या? नहीं, उसको घटिया आदमी कहेंगे। मैं जो शब्द यूज करता हूँ इसलिए घटिया यूज करता हूँ। हमारे कानून भी घटिया है। अगर किसी कानून का बार बार मिसयूज हो रहा है तो अच्छा कानून कैसे हो गया? फिर तो घटिया कानून है। अगर उसकी जज, आप जरा सोचिए, उसी कानून की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अलग इंटरप्रिटेशन करें, हाई कोर्ट के जज अलग इंटरप्रिटेशन करें, और सुप्रीम कोर्ट के जज उसकी अलग व्याख्या करें, तो फिर या तो जज गड़बड़ है या तो कानून गड़बड़ है, या तो जजों के अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है कि एकदम उसकी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं, और या तो कानून हमने ऐसा मतलब बेकार सा बना रखा है कि जिसको जो मन करता है ना व्याख्या कर लेता। मैंने PIL फाइल किया कि आप केवल इतना काम कर दीजिए कि जब भी कोई FIR लिखवाने आए उससे नीचे एक अंडरटेकिंग ले लीजिए। भाई ये सारे केसेस की शुरुआत ऐसे थाने से होती है ना, कि सेवा में थानाध्यक्ष महोदय सो मेरे साथ ये हुआ और हमको ये प्रताड़ित किया। नीचे के लिए एक अंडरटेकिंग लीजिए, ऊपर जो शिकायत मैंने लिखा है सब सही है, इसके लिए जरूरत पड़ने पे मैं अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट, अपना पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। और नीचे एक लाइन और मुझे ये भी पता है कि झूठ बोलना गंभीर अपराध है और झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सारे फेक केसेस खत्म हो जाएंगे। जैसे ही आप थाने में, कोर्ट में आओ गवाही देने, तो गवाही देने के पहले वहीं पे अंडरटेकिंग रहे, और जज साहब भी एक बार गवाही शुरू करने से पहले पूछ लें कि आपको पता है ना आप गवाही देने? हाँ, गवाही देने आए। आपको क्या पता है कि झूठ बोलना अपराध है, झूठ बोले तो 10 से 20 साल सजा होगी, अब आप गवाही देना शुरू करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं झूठी गवाही बंद हो जाएगी। चाहे अतुल सुभाष ने आत्महत्या किया, ऐसे अनेकों लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, भारत में लाखों की संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं हर साल। उसका मूल कारण है घटिया कानून, सड़ा हुआ कानून। न हमने झूठी शिकायत को अपराध बनाया, न हमने झूठी गवाही को अपराध बनाया, न हमने झूठी जांच करने को अपराध बनाया। कल ही एक पेपर में आया कि एक थानेदार ने अपनी बुलेट ठीक कराने के लिए किसी के पास गया, मैकेनिक के पास, और उसने जब बुलेट ठीक कर दिया तो उसने पैसा मांग लिया मैकेनिक ने। उसने उसके ऊपर 5-7 धारा लगा दिया
और 25 साल के बाद अब वो बेचारा बरी हुआ है। क्यों? थानेदार ने लगा दिया, क्योंकि झूठा एफआईआर लिखना अपराध नहीं है। थानेदार ने झूठी जांच करके उसके खिलाफ रिपोर्ट लगवा दिया। 25 साल उसका जीवन बर्बाद हुआ है। किस कारण से? घटिया कानून के कारण। विष्णु तिवारी 25 साल जेल में रहे SC ST के और रेप के झूठे केस में। किसने, क्यों, कैसे जीवन उनका बर्बाद हुआ? घटिया कानून के कारण। विष्णु तिवारी की शादी भी नहीं होगी, कौन करेगा उससे शादी? बेचारा 20 साल जेल में रह गया, उसके माता पिता मर गए, सब कुछ अनाथ हो चुका है, कौन करेगा? ऐसे अतुल सुभाष, विष्णु तिवारी, ऐसे ना भारत में हजारों केस हैं। उसका मूल कारण है हमने अपने कानून में न नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की व्यवस्था किया, न हमने झूठी शिकायत को गंभीर अपराध बनाया, न हमने झूठी जांच को, झूठी एफिडेविट को, झूठी गवाही को, न हमने जजों की अकाउंटेबिलिटी तय किया। आज तक आप बताइए 75 साल में कितने जज हैं जो पैसा ले लेके फैसला दे रहे हैं? किसी जज को भ्रष्टाचार में जेल में डाला गया, तुम्हारा फैसला गलत है। फैसला पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये फैसला वास्तव में लिखा है या बाकायदा जो है ये भ्रष्टाचार का ये फैसला आया। ये फैसला पढ़ते समझ में आ जाता है। होता क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भ्रष्टाचार पैसा लेके फैसला दिया, हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट फैसला तो पलट देती है लेकिन कभी उस जज की जांच नहीं करवाती। जांच नहीं कराती और वहां से एक मैसेजिंग नहीं होती। मैसेजिंग नहीं होती कि ये फैसला कैसे आ गया। सुप्रीम कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फैसला तो पलट दिया हाई कोर्ट का, लेकिन जांच नहीं करवाते कि फैसला कैसे हुआ। वैसे अभी ऐसा ही एक फैसला मुझे याद है जहां पर ये किसी बच्ची के मामले में ही था मेरे ख्याल से कि अगर ब्रेस्ट को भी टच किया है तो वो रेप के दायरे में आई है, या मतलब ये तो जो बातें हम सोच रहे हैं, तो फिर आप कैसे छेड़छाड़ और इन सब चीजों से आप कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे अगर कोर्ट ही उसको गलत नहीं मान। जुडिशियल रिफॉर्म इसीलिए जरूरी है। ऑल इंडिया लेवल पे जजों के एग्जामिनेशन के लिए कॉमन एग्जाम शुरू करना चाहिए, प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक तो जजों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज और झारखंड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज में बहुत अंतर है। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज और उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज या छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट जज बहुत अंतर है। ऐसे ऐसे लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट बन जा रहे हैं जिनको ढंग से पूरा पढ़ना भी नहीं आता है। तो मुझे लग रहा है कि ऑल इंडिया लेवल पे जजों के एग्जामिनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और जुडिशियल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। कई सारे उसमें काम करने पड़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, लेकिन नियम कानूनों को एक बदलना पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, तब लोगों को। मैंने इस पर एक मुहिम शुरू किया है, उसका नाम है जस्टिस विद इन ईयर। जस्टिस विद इन ईयर, ये मेरी मुहिम है, चल रही है, मतलब एक साल के अंदर न्याय। और भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में 17वीं शताब्दी में, सिस्टम आपको बताता हूं, उनके समय था जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे में न्याय। थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जस्टिस विद इन डे, 1 दिन में न्याय। थोड़ा ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह में न्याय। और एक्सट्रीमली केस थे वो जस्टिस विद इन मंथ। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय कोई भी विवाद 1 महीने से ज्यादा गया ही नहीं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जासूसी, गद्दारी और भ्रष्टाचार ये सबसे जघन्य अपराध था। सेम था रानी अहिल्याबाई होलकर का जो शासन था, जो इन मालवा वाले क्षेत्र में चला, उनके समय में भी जासूसी, गद्दारी और भ्रष्टाचार ये जघन्य अपराध था। ये हमारे देश में रह चुका है। हम लोग अपने महापुरुषों से सीख नहीं रहे हैं कि हमारे देश में क्या क्या सिस्टम रहा है। यहाँ तो जस्टिस विद इन आवर हुआ करता था, हम तो कह रहे हैं जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, तब भी बहुत राहत मिल जाएगी, बहुत राहत। अतुल सुभाष इसलिए आत्महत्या कर लिया ना, 5 साल से उसका मुकदमा चल रहा था, बेचारा परेशान था, बेंगलोर से उसको आना पड़ रहा था, तो आत्महत्या कर लिया। अगर ये खौफ पैदा हो जाए कि मेरी झूठी शिकायत से मुझे सजा मिल जाएगी, मेरी झूठी गवाही से मुझे सजा मिल जाएगी, मेरे झूठे कागज दिखाने पे मुझे सजा हो जाएगी, तो भारत में राम राज्य स्थापित करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस रिफॉर्म करना पड़ेगा। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। मुझे लगता है आज रिफॉर्म्स को लेकर और न्याय प्रणाली को लेकर और देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर एक बड़ी दिलचस्प चर्चा आज आपके साथ हुई और काफी समय भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आपका अच्छा लगा, कम से कम आपने ऐसे विषयों को उठाया है और इस पे होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक महान भारत कैसे बनाया जाए, जैसे 2024 की थीम थी राम राज्य, जो पूरे देश में 122 जिलों में गया था मैं। 2023 की मेरी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। 2025 की मेरी थीम है महान भारत। अभी तक मैं 35 जिलों में जा चुका हूँ, 35 कार्यक्रम हो चुके हैं 2025 में। इस साल हम केवल इस बात पे चर्चा करें कि महान भारत कैसे बनाए। छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य, वो जो महान भारत था वो कैसे बनेगा, उसी पे हम कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव। चलिए, आपने एक अनदर पॉडकास्ट का आइडिया भी यहाँ दे दिया है, सो वील विश कि हम इसको और आगे एक्सप्लोर करें। लेकिन थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए, टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद।